श्री श्रीवास्तव जी शायद अभी तक नहीं देख पाए। एक बार मैं आग्रह करूंगा कि वे जितना जल्दी जुड़ पाए, क्योंकि और साथ ही भृगु कुमार भी अभी तक मुझे लगता है नहीं जुड़ पाए हैं। जैसे ही वे जुड़ते हैं एक बार चैट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। धन्यवाद। जी, आप कुछ कह रहे थे वैष्णव? नहीं वैष्णव, अभी आप ऑडिबल नहीं है। वैष्णव, आप का आवाज मुझे नहीं आ रही है। आप आपके दूसरे प्रतिभागी से आप अपने उसका माइक ऑन करवा दीजिए। आप ऐसे कीजिए, आप चैट पे लिख दीजिए, क्योंकि अभी तक मुझे आपकी आवाज आई नहीं है। आप ठीक है, तो टीम वैष्णव ने टॉस जीत करके डिसाइड किया है कि वह पक्ष लेंगे। तो आज की हमारे इस फाइनल की जो, जी ठीक है, आप रिज्वाइन कर सकते हैं अंकित जी। तो आज के हमारे तर्क संगत 2022 संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के फाइनल्स में पक्ष में है टीम वैष्णव और विपक्ष में है टीम मिताली राज। जैसे ही टीम वैष्णव के लोग रिज्वाइन करेंगे, वैसे ही हम लोग मोशंस रिलीज की ओर बढ़ जाएंगे। और उससे पहले मैं एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि टीम मिताली राज के कोई प्रतिभागी एक बार अपना माइक ऑन करके देखें और बताएं कि क्या उनकी आवाज आ रही है। टीम मिताली जी, राज, मेरी आवाज हाँ आ रही है आप सभी को? जी सौरभ, आपकी आवाज आ रही है। निखत कैमरा भी ऑन करके देख लें क्या? चेक कर लें हाँ, क्या? कैमरा के लिए आपको होस्ट परमिशन देगा, तो एक बार ठीक है, जसप्रीत आपको होस्ट परमिशन दे रहा है, एक बार कैमरा ऑन करके देख लीजिए। हाँ, जो भी होस्ट है प्लीज आप अलाउ कर दें कैमरा के लिए। जी अलाउ कर दिया है जी। मैं ऑडिबल विजुअल दोनों हूँ? जी आप बिल्कुल श्रव्य एवं विजिबल है। जी, थैंक्स। अब मैं ऑडिबल हूँ? जी जी अंकित सिंह जी, आप अभी ऑडिबल हैं। ठीक है। कुणाल जी, आप भी एक बार जरा अपना कैमरा, आप भी एक बार जरा अपना माइक ऑन करके देख लीजिए, क्योंकि बाकी तीनों ने देख लिया है। जी मैं श्रव्य हूँ। जी हाँ, आप श्रव्य हैं। तो अब मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा हमारे होस्ट से कि आप स्क्रीन शेयर कीजिए और हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं हमारे आज के संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के फाइनल्स का विषय। तो विषय आप सभी की स्क्रीन पर स्पष्ट है। हमारे आज के फाइनल का विषय है कि बुद्धिजीवियों का यह सदन पहली बार अपराध करने वालों को पीड़ित की सहमति से यह अधिकार दिए जाने का समर्थन करता है कि वह कानूनी सजा के स्थान पर पीड़ित को किसी प्रकार की भरपाई दे दें। इससे रिलेटेड अगर किसी को भी डाउट है तो जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए। 2 मिनट का समय है आपके पास क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए। यहाँ पर जो
जो अपराध हुआ है उस अपराध का नेचर जो है डिफाइन करना वो पक्ष की स्वायत्ता है ना, क्योंकि सिविल क्राइम है या फिर क्रिमिनल क्राइम है, ऐसा कुछ। जी देखिए, यहाँ पर ना देखिए, पक्ष की जो पक्ष के हाथ में जो पावर्स रहती हैं, जो एक नॉर्मल संसदीय वाद विवाद में रहती हैं, वो तो हैं ही, और जो एडजुडिकेटर्स हैं उनके विवेक पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पर बस टीम से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो मोशन के आइडिया है उसके साथ इनजस्टिस ना करें, यानी कि आप ऐसा भी कंस्ट्रक्ट ना करने की लाइक जो जिस आइडिया पर डिबेट होने वाली है उस आइडिया के साथ इनजस्टिस हो जाए। ये मेरा निवेदन है सभी टीम्स से भी, पक्ष से भी, विपक्ष से भी, और मेरा एडजुडिकेटर से भी अनुरोध है कि कृपया आप जजमेंट देते समय इस वक्त इस चीज को ध्यान रखिए कि किसी ने विषय की भावना के साथ या फिर उस मूल भाव जिस पर आइडिया है उसके साथ इनजस्टिस तो नहीं किया है। इसके अतिरिक्त किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? विख्यात, मैं कहूंगा कि आप दोहरा दीजिए, आपने अभी जो भी बात बोली है ना, आप एक बार उसको दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। हाँ जी, अभी मतलब मैं मोशन के बाद जो मैंने अंकित जी के प्रश्न पर पूछा था, आप वही बोल रहे हैं ना? जी विख्यात, मैं उसी की जी, बात कर रहा तो था जिसमें हमने आपने बात की ना कि विषय के मोरालिटी से कोई छेड़छाड़ न हो, उस तरीके की बात। जी जी जी, तो बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो विषय है उसमें देखिए, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में जो पक्ष के हाथ में पावर रहती है, जो विपक्ष के हाथ में पावर रहती है फॉर्मेट के अनुसार, वो तो है ही है, और जो एडजुडिकेटर के विवेक पर भी निर्भर करेगा कि वो किन चीजों को देखते हैं, वो तो जैसे सामान्य रूप से होता है वैसा होगा ही होगा। एक अनुरोध ये है कि ये एक आइडिया बेस्ड डिबेट है, यानी जो मूल भाव है इस आइडिया का, इस विचार का, उस जिसके ऊपर ये एक वाद विवाद है। मेरा सभी एडजुडिकेटर्स से भी अनुरोध है कि अपने निर्णय देते समय इस चीज को ध्यान रखें कि लोगों ने, यानी दोनों ही टीम्स ने कहीं विषय की मूल भावना और आइडिया के साथ इनजस्टिस तो नहीं किया है। और सभी टीम से भी अनुरोध है कि चूंकि फाइनल का विषय है तो विषय के साथ खिलवाड़ करने से बेहतर है कि मतलब आप लोग थोड़ा मूल भाव को समझ करके उस आइडिया पर डिबेट करें। यही मेरा बस अनुरोध है सभी टीम से। तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार के, जी अभी मुझे लगता है किसी भी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता भी विकास नहीं लैब रहती टाइम है। कितना इस बार? जी, प्रिपरेशन टाइम वही है जैसे पहले था, 20 मिनट, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फाइनेंस के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा मिलना चाहिए ना, कि अगर सीटिंग टाइम ज्यादा हुआ है तो। जी पर अभी तो नियम के अनुसार 20 मिनट है। अच्छा, 20 मिनट का ही है ना? जी जी, 20 मिनट ठीक है। है, ठीक। तो होस्ट महोदया से अनुरोध है कि कृपया आप स्क्रीन शेयर करके टाइमर स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन के लिए। ये मोशन ग्रुप पर भेजा जा चुका है क्या? जी, मोशन अभी ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। प्रेप टाइम उसी के बाद स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। जी जी जी, मोशन जब भेज दिया जाएगा उसके बाद ही प्रेप टाइम स्टार्ट होगा। जी, अब प्रेप टाइम स्टार्ट कर दिया जाता है क्योंकि आप लोगों का मोशन जो है वो भेज दिया जा चुका है सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर।
धन्यवाद। नेता पक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम व पद एक बार सभा के समक्ष दोहरा दें। ठीक है, आप रैप टाइम में मतलब स्पीकिंग टाइम में मत कंसिडर कीजिएगा उसे। जी मेरा जी। नाम है अंकित सिंह और मैं टीम वैष्णव से नेता पक्ष के रूप में सदन के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे 3 2 1 कहने पर आप मेरा टाइमर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। 3 2 1। सदन की गरिमा को नेता पक्ष का प्रणाम। महोदय, सदन पटल पर रखा गया विषय है कि बुद्धिजीवियों का यह सदन पहली बार अपराध करने वालों को पीड़ित की सहमति से ये अधिकार दिए जाने का समर्थन करता है कि वे कानूनी सजा के स्थान पर पीड़ित को किसी और प्रकार से भरपाई दे दें। अब महोदय, जब हम इस पूरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जब क्योंकि हम इसके पक्ष में हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे की टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उन्हीं की टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम समझते हैं कि बुद्धिजीवी कौन होता है। तो महोदय, बुद्धिजीवी वह व्यक्ति है जो तार्किकता की क्षमता जिसमें है एंड जो समाज की भलाई के बारे में सोचता है। वो अपने तर्कों का जो उपयोग है वो समाज की भलाई के लिए करता है, जिसका जो एक मेन एम होता है, गोल जिसका होता है, जिसका एक मेन गोल होता है कि वहां पे कंफ्लिक्ट का जो है रिजोल्यूशन आपके समाज में हो सके। क्योंकि जब तक एक समाज में कंफ्लिक्ट का रिजोल्यूशन नहीं होगा, लोगों के बीच में आपसी मतभेद बने रहेंगे किसी न किसी चीज को लेके, तब तक जो है आपका समाज जो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के राह पे आगे नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि बुद्धिजीवी समाज की भलाई चाहता है, तो वो भलाई समाज के विकास से ही होगी। और इसी के साथ साथ जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ये भी हम सदन में स्टैब्लिश करना चाहेंगे। हमारा एक बेसिक सैद्धांतिक जो हमारा हमेशा से पैटर्न रहा है वो ये है कि हम गांधी जी के रिफॉर्मेशनल बात कट जस्टिस रहा को है। यहाँ पर मानते हैं। हेलो हेलो, टाइम रोक दीजिए। हेलो महोदय, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। हम ही कट रही है क्या? अब आ रही है सबको भैया? कट रही है? हेलो जी, बाकी आपकी आवाज क्लियर है, मतलब कि आपके साइड से कट रही होगी। हेलो, एक बार हेलो अंकित, हेलो हेलो, हेलो एक बार अंकित अपना कैमरा भी ऑन करें। हेलो, भैया कैमरा ऑन करना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर ऐसा है तो मैं एंड में कर दूंगा कैमरा ऑन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, कौन है आवाज नहीं है? हेलो, माफ कीजिएगा, जो नेता पक्ष है उनकी स्पीच हमें सुनाई नहीं पड़ी थी इंट्रोगेशन वगैरह। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। आपको कुछ भी नहीं सुनाई दिया महोदय? जी नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुनाई पड़ा। आप एक बार स्पीच रीस्टार्ट करवा दे तो सही रहेगा। अगर विपक्ष को कुछ सुनाई नहीं दिया है तो कृपया आप वापस से वक्तव्य शुरू करा दें। अब मेरी आवाज आ रही है विपक्ष को? जी आ रही है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं शुरू करूँ रनर महोदय? एक बार अनुमति दें। जी महोदय, आप 3 2 1 की उल्टी गिनती के साथ में अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकते हैं। 3 2 1। सदन की गरिमा में नेता पक्ष का प्रणाम। महोदय, सदन पटल पर रखा गया विषय कि बुद्धिजीवियों का यह सदन पहली बार अपराध करने वाले को पीड़ित की सहमति से यह अधिकार दिए जाने का समर्थन करता है कि वे कानूनी सजा के स्थान पर पीड़ित को किसी प्रकार की भरपाई दे दें के पुरजोर पक्ष में हम अपने तर्क कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहेंगे। परंतु उन तर्कों के प्रस्तुतिकरण से पहले हम यहाँ पर इस विषय में निहित कुछ की टर्म्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करना जो है अपना दायित्व समझते हैं, और उन्हीं दायित्व को पूरा करते हुए हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि एक बुद्धिजीवी कौन होता है। तो महोदय, बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है जो तार्किकता की क्षमता रखता है एंड तार्किकता की क्षमता रखते हुए अपने इन तर्कों का उपयोग वो समाज की भलाई के लिए करता है। अब महोदय, समाज की भलाई जो है वो होती कैसे है? समाज की भलाई समाज के विकास से होती है। अब महोदय, समाज का विकास कब नहीं होता है? समाज का विकास तब नहीं होता है जब समाज में एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो जो बुद्धिजीवी है उनका अल्टीमेट गोल होता है कि अपने तर्कों के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना, और उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए हमारा एक जो बेसिक प्रिंसिपल शुरू से ही रहा है, बुद्धिजीवियों का एक सिद्धांत जो है वो ये है कि हम गांधी जी के रिफॉर्मेशनल जस्टिस को जो बहुत ज्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं, उसी को अपना केंद्र मानकर हम किसी भी प्रकार के समाज की भलाई की बात करते हैं। अब रिफॉर्मेशनल जस्टिस होता क्या है महोदय, हम आगे आपको अपने अपराध की जो डेफिनेशन देंगे उसमें समझाते हैं। सबसे पहले महोदय हम समझते हैं कि जो पहली बार जब हम अपराध की बात करते हैं, तो जो पहली बार जब एक व्यक्ति अपराध करता है तो वो समाज के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अपराध होता क्या है। अपराध होता है कि हमने समाज को सुचारू रूप से समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम जो हैं
वो आपस में मिलकर बना लिए हैं, वही नियम जो है हमारे संविधान में कोट हो जाते हैं, एंड देन उन नियमों के पालन ना करने पे ऑब्वियसली आपके पास प्रावधान होते हैं कानूनी सजा के, एंड उसमें हम जेल की बात जो है मुख्यतः करना चाहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अपराध होता है। अब जो पहली बार जब हम अपराध की बात करते हैं, तो जो पहले एक व्यक्ति पहली बार अपराध कर रहा है, अब जब हम पहली बार अपराध वो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो माइंड है वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, क्राइम के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इसी के साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम समाज में अपराध की बात करते हैं तो हमें किन अपराधियों से खतरा होता है। महोदय, हमें समाज में उन अपराधियों से खतरा होता है जो एक रिपीटेटिव अपना जो एक्शंस है वो शो करते हैं, एक रिपीटेटिव अपराध वो करते रहते हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उससे होता क्या है कि वो बार बार जब समाज में अपराध कर रहे हैं तो वो रिजोल्यूशन कभी खत्म करने दे ही नहीं रहे हैं। तो हमें उन क्रिमिनल से बहुत ज्यादा जो है खतरा होता है एक समाज को, जो रिपीटेटिवली एक चीज में एंगेज हो रहे हैं क्राइम में। परंतु जब हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की बात करें और एक रिपीटेटिव ऑफेंडर की बात करें, तो उन दोनों की साइकी में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि जिसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है उसका माइंड अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है उस क्राइम के पूरे साइकिल को रिपीट करते रहने के लिए, एक प्रक्रिया को अनवरत चलाते रहने के लिए। इसके ठीक विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार क्राइम कर रहा है, उसका जो माइंड होता है वो हमेशा क्राइम के लिए ही उस अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाता है उसका साइकी। तो साइकी में यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है दोनों लोगों के। उसके बाद मुझे हमें समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि हम किसी प्रकार की भरपाई दे देंगे तो उसमें पीड़ित की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो पीड़ित है उसकी सहमति होगी तभी हम इस चीज को आगे प्रोसीड करेंगे, एंड जो भरपाई है कि भरपाई क्या होगी उसका नेचर भी जो है वो पीड़ित डिसाइड करेगा कि पीड़ित को अगर लग रहा है कि हाँ उसके हिसाब से भरपाई काफी है तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसमें क्लैरिफिकेशन जो पक्ष की तरफ से हम देना चाहेंगे वो ये है कि यदि यहाँ पे पीड़ित ने डिसाइड की है तो वो फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगी। यदि क्रिमिनल जो है जिसके अगेंस्ट वो भरपाई मांगी गई है पीड़ित के द्वारा, यदि क्रिमिनल को लगता है कि मैं ये भरपाई नहीं दे सकता, ये भरपाई देना जो है मेरी लिमिट्स के ऑफ लिमिट्स है मेरे लिए, तो वहां पर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ आगे बढ़ सकता है और ये डिसीजन जो है डिस्क्रिप्शन उसका भी रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा जो है एक मैकेनिज्म होगा। अब महोदय हम बात करते हैं कानूनी सजा होती क्या है, दी क्यों जाती है, इस चीज की कैरेक्टराइजेशन हम समझते हैं। जो कानूनी सजा दी जाती है उसका उद्देश्य कभी भी प्रताड़ना नहीं होता, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना। और यहाँ पर इस केस में स्पेसिफिक अगर हम बोले तो एक अपराधी की प्रताड़ना जो है वो कभी भी हमारी कानूनी सजा का जो उद्देश्य है वो नहीं हो सकती है किसी भी प्रकार की न्याय व्यवस्था में। और यहाँ पर जो उद्देश्य होता है वो रिफॉर्मेशनल जस्टिस होता है, जो कि गांधी जी का भी प्रिंसिपल है। गांधी जी का रिफॉर्मेशनल प्रिंसिपल है क्या कि किसी भी समाज में जब अपराध होते हैं तो जब आप वहां पर न्याय करते हैं तो उस न्याय का उद्देश्य जो है वो समाज में रिफॉर्म्स लाने होना चाहिए कि किस प्रकार से वो जो अपराध हो रहा है वो अब आगे ना हो, उस अपराध को वहीं पर रोक के किसी प्रकार की भरपाई जो है दोनों पक्षों को दी जाके वो अपराध का जो पैटर्न है वो रिपीट ना हो, वही रिफॉर्मेशनल जस्टिस है, एंड उसी को हम इंश्योर अपने मॉडल में करना चाहते हैं। अब महोदय यहाँ पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी का सिस्टम है या फिर एग्जिस्टिंग जो न्याय का सिस्टम है वो हमारे समाज में आज के टाइम पे इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि हम लगातार जो है क्रिमिनल जो है प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए मैंने आपके घर में ट्रेस पासिंग कर ली एंड मैंने अपनी सिर्फ बॉल उठाने के लिए या फिर मतलब मान लीजिए एक ट्रेस पासिंग की वो घटना हुई है जिसमें मेरा कोई उद्देश्य जो है वो चोरी करना नहीं है, वो तो ट्रेस पासिंग के लिए आपको जो है जेल में डाला जा सकता है। और महोदय यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको एक बार जेल में डाल दिया जाता है एक छोटे से ऑफेंस के लिए, छोटे से छोटे ऑफेंस के लिए, तो वहां पे पूरे माइंडसेट में जिस समाज में आप रहते हैं वहां पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि जेल यहाँ पर ये चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश है। किसी भी आप अगर भारतीय बुद्धिजीवी के सदन में बैठे हैं तो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि जेल में जाने के बाद एक बार जो व्यक्ति की पूरा चरित्र होता है उस पर स्वतः एक प्रश्न लग जाता है, एक दाग लग जाता है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है और उसके फ्यूचर एक्शंस को उसी से डिसाइड किया जाता है। और साथ ही साथ कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं जहां पर एक क्रिमिनल्स को कंपनी, जैसे कंपनी लॉ में आप देखेंगे कि आप कंपनी के उच्च पदों पर नहीं जा सकते हैं यदि आप ऑफेंडर हैं, या फिर मतलब आप अपनी सिक्योरिटी लिस्ट नहीं करवा सकते हैं अगर आप ऑफेंडर हैं, किसी कंपनी के प्रमोटर हैं, तो ऐसे उसके करियर पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग पूरा जुडिशरी का सिस्टम, न्याय की जो व्यवस्था है, क्रिमिनल्स लगातार प्रोड्यूस करे जा रही है, और यहाँ पर एक बार क्रिमिनल प्रोड्यूस हो जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा जो आगे का जीवन है वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसके बाद महोदय यदि अब हम तर्कों पर अपने कुछ आना चाहेंगे, जब सबसे पहले हम बताते हैं कि जो न्याय है, न्याय एक अपने फाइनेस्ट फॉर्म में कब पहुंचता है, एक न्याय अपने फाइनेस्ट फॉर्म में तब पहुंचता है जब जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसे भी संतुष्टि मिले। और महोदय यहाँ हम अपने मॉडल में कह ही रहे हैं कि यदि भरपाई से उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ न्याय भी हो जाएगा और वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर क्रिमिनल का टैग भी नहीं लगेगा। और जब क्रिमिनल का उस पर टैग नहीं लगेगा और उसको एक वार्निंग के रूप में चीजें आएगी, ऑब्वियसली उस चीज को उसे कंपनसेट करना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को, तो यहाँ पर उसे आत्मग्लानि होगी। अब महोदय गांधी जी का प्रिंसिपल यही कहता है कि एक व्यक्ति जो है जो आपका क्या कहते हैं समाज में जो आपको माइंडसेट चेंज करना है वो आत्मग्लानि उसमें सबसे बड़ा जो है एक फैक्टर होता है। एंड जब व्यक्ति आत्मग्लानि से अपने आप में सुधार करता है
तो वो सुधार जो है लॉन्ग टर्म में सस्टेन होते हैं। यदि आप एक जुडिशरी व्यवस्था के अगर फोर्सफुली आप किसी को सुधार करना चाह रहे हैं जेल में डाल के, तो वहां पे नहीं होगा। एंड जेल में जब वो रहता है, तो महोदय जब जेल में एक मनुष्य रहता है, इसी पर हमारा अगला तर्क है कि जब हम उसे छोटे छोटे अपराध को जेल में डाल देते हैं, तो वहां पे वो क्रिमिनल के साथ रहता है, तो उसकी जो साइकी है वो क्रिमिनल माइंडेड लोगों के साथ जो डेवलप होती है, एंड क्रिमिनल माइंडेड लोगों के साथ डेवलप होने के बाद जब वो जेल से बाहर निकलता है, तो वो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि वो क्राइम के रिपीटेटिव पैटर्न को जो है लगातार फॉलो करता रहे। एंड इससे जो हमारा जो व्यक्ति है वो जेल में जाके कभी उसका सुधार होता ही नहीं है, जबकि जेल में आके उसका जो व्यक्तित्व है उसमें और हरास हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगेन जो है एक जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है जेल में जाने के बाद, वो व्यक्ति जो है उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। समाज में जो है ना उसे एक्सेप्टेंस मिलती है उसके परिवार वालों से, ना समाज से। एंड इस एक्सेप्टेंस ना मिलने के चक्कर में जो है वो उन लोगों को ज्वाइन करता है जिन्हें ऑलरेडी समाज से एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, और वो लोग अपराधी होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सर्कल जो है रिपीट होता है। उसके बाद मुझे हमें ये समझना पड़ेगा कि जब एक बार क्रिमिनल का टैग हमने ऑलरेडी बता दिया कि क्रिमिनल का टैग लगना कितना हमारे लिए दिक्कत का विषय है। उसके बाद जब हम अपराध और समाज के बीच में रिलेशन की बात करते हैं, तो महोदय जो अपराध जो है उसे समाज में इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि वो समाज की जो पीस है या फिर जो ऑर्डर है उसे डिविएट करता है। पर महोदय यदि हम एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की बात करें, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की जो साइकी है वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उसका उद्देश्य नहीं है कि वो समाज का पीस जो है क्या कहते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेटिवली वहां पे इफेक्ट करे। तो इसीलिए ये हमारा जो मॉडल है उसमें हम आत्मग्लानि के माध्यम से एक रिफॉर्मेशन जस्टिस लाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली यदि उसने पैटर्न को वापस रिपीट किया तो उसको सजा जो है एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू दी जाएगी। बट यहाँ पर हम उस कानूनी सजा को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि कानूनी सजा जो एग्जिस्टिंग है वो बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए प्रताड़ना के रूप में सामने आती है, और इसलिए हम इस चीज को जो है मना करते हैं। उसके बाद महोदय हमें यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि हमें व्यक्ति के कॉन्शियस माइंड में परिवर्तन लाना है, और कॉन्शियस माइंड में परिवर्तन लाने के लिए आपको जो है व्यक्ति के अंदर से वो चीजें आनी चाहिए, उसके कॉन्शियस माइंड से वो महोदय चीजें आपका निकलनी समय चाहिए। समाप्त होता है। ठीक है, मैं बस कंक्लूड करूंगा। कॉन्शियस माइंड से वो चीजें नहीं निकल रही है तो ऑब्वियसली क्रिमिनल ही आगे चल के प्रोड्यूस होगा। तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद नेता पक्ष का उनके वक्तव्य के लिए आभार। अब 1 मिनट का कॉमन समय दिया जाएगा अगले वक्ता को प्रिपरेशन के लिए। मैं होस्ट महोदया से धन्यवाद। एक मिनट का कॉमन समय समाप्त होता है। अब मैं नेता विपक्ष को सदन पटल पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना वक्तव्य सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। जी मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? जी महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें। जी 1 सेकंड रुक जाइए बस। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? जी महोदय। चलिए ठीक है। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने से पहले आप अपना नाम व भूमिका सदन के समक्ष दोहरा दें। जी मैं नेता विपक्ष सौरभ। जी जी 3-2-1 के साथ आप मेरा भाषण शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? 3 अरे भैया रहने दीजिए ना। 3-2-1 सदन की गरिमा को मेरे द्वारा सदन पर दिया गया विषय कि बुद्धिजीवियों का यह सदन पहली बार अपराध करने वाले को पीड़ित की सहमति से यह अधिकार दिए जाने का समर्थन करता है कि वह कानूनी सजा के स्थान पर पीड़ितों को किसी प्रकार की भरपाई देते। मतलब सबसे पहले जो डेफिनेशन जो एक तरह से नेता पक्ष छोड़ के जाते हैं उन डेफिनेशन को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो भरपाई की जो बात करके जाते हैं, भरपाई किस तरह की होगी ये बात नहीं करके जाते हैं। ये जो दो लोगों के बीच का जो मीडियम बताते हैं कि दो लोगों के बीच का कोई मीडियम नहीं होगा, ये एक तरीके से डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि ये हिसाब कहीं पे नहीं रहेगा। ये इसका उदाहरण ये कहां पर देते हैं कि जो कंपनी वगैरह में जो पहले बार जो क्रिमिनलाइज लोग होते हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी। इसके कारण क्या होगा कि जो लोग हैं वो क्रिमिनलाइज नहीं होंगे, और जो पहली बार जो अपराध करेंगे उनको एक तरीके से नॉर्मल पीपल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक तरह से जो स्ट्रेट का रोल है उसको एक तरीके से डिनाई करते हैं। यानी कि ये एक मीडियम नहीं बता करके जाते हैं कि वो कौन सा मीडियम होगा जो कि इन चीजों को अभी डिसाइड करेगा। तो महोदय सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो एक तरीके से सबसे पहले जो
जो बुद्धिजीवी जो हमारे जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी कह के जाते हैं कि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो समाज के विकास की बात करते हैं, समाज की भलाई की बात करते हैं। तो महोदय सबसे पहले चीज जो होती है ना कि जो समाज में चीजें जो एग्जिस्ट कर रही है, वो न्याय का जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, जो ट्रू जस्टिस का जो मॉडल है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। महोदय सबसे पहले जो बात करके जाते हैं कि एक तरह से रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं, जो गांधी का प्रिंसिपल था, तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस को बहुत ही फ्लॉड तरीके से बताते हैं। रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्या है? एक स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, ना कि एक तरीके से सोशल और इंडिविजुअल मॉडल है। गांधी ने खुद माना है कि जो स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल मॉडल, यहाँ पे स्टेट का इंक्लूजन रहना जरूरी है, ना कि एक तरीके से किसी इंडिविजुअल का और किसी दो लोगों के डायरेक्ट के बीच का कंपनसेशन रहना चाहिए, बल्कि स्टेट को एक तरीके से रिफॉर्मेशन लाना चाहिए अपराधियों के बीच में। उसके बाद फिर जो बात करके जाते हैं कि जो पहले बार क्राइम करता है उसके अंदर क्रिमिनल माइंडसेट नहीं होता, तो महोदय वो पहली बार क्राइम कर ही क्यों रहा है? महोदय जब उसके अंदर क्रिमिनल माइंडसेट आती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, चाहे वो एस्केप की अवस्था में जाए या चाहे वो फियर की अवस्था में जाए, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकली एक क्रिमिनल माइंडसेट अवस्था आती है, वो तभी क्राइम करता है। क्योंकि जो नॉर्मल स्टेट में हर एक व्यक्ति रहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति हर एक सिचुएशन में किसी तरीके से क्राइम नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ लोग, पर्टिकुलर लोग उसी सिचुएशन में क्राइम करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर जो उनका जो एड्रेनलिन होता है वो उनको क्राइम करने पर एक्सर्ट करता है, यानी कि उनके अंदर क्रिमिनल माइंडसेट आती है। यानी कि जो फर्स्ट टाइम भी क्राइम कर रहा है वह भी क्रिमिनल है, और जो रिपीटेड जो क्राइम कर रहा है वह भी क्रिमिनल है। यानी कि क्रिमिनल का हम कोई कैटेगराइजेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सबको सभी के सभी यहाँ पे अपराधी ही होते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम होगा उसकी क्या होगा कि भरपाई जो है एक तरीके से पीड़ित के कंसेंट के अनुसार वो भरपाई कर सकता है। अगर उसको नहीं पसंद आया तो वो एक तरीके से वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। तो महोदय यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप एक तरीके से जो पीड़ित है उसको उसका कंसेंट ना लेकर के एक तरीके से आप क्रिमिनल का कंसेंट ले रहे हो कि आप इन दोनों ऑप्शन में क्या चूज करना चाह रहे हो। क्रिमिनल अपना फायदा देखेगा, जिधर उसको अच्छा लगेगा वो उधर चला जाएगा। उसके बाद फिर वो बात करते हैं कंसेंट की। जरा टाइमर रोक दीजिएगा। ये आपने लास्ट पॉइंट जो बोला ना, तब मेरा एक कॉल आ गया था, मैंने उसे काटा है अभी, लेकिन वो बस एक लास्ट पॉइंट छोड़ के टाइमर रोक दीजिए। आपको हाँ जी टाइमर रोक दीजिए, टाइमर रोक दीजिए और 10 सेकंड में चला जाएंगे जी। आपने आखिरी शब्द क्या सुना था मेरे मुंह से? वाईफाई ऑन कर ले। नहीं, हमारा आवाज ठीक, उनको कॉल आया था। हाँ, आखिरी वर्ड क्या? हाँ जी। आखिरी वर्ड आपने क्रिमिनल को चॉइस की बात करें, क्रिमिनल को चॉइस दे रहे। जी। हाँ, तो हमने कहा कि आप यहाँ पे क्रिमिनल का शुरू करूँ मैं? हाँ जी। तो यहाँ पे आप क्रिमिनल को चॉइस दे रहे हो, क्रिमिनल का कंसेंट जा रहे हो, ना कि एक तरीके से पीड़ित का कंसेंट जा रहे हो। क्रिमिनल अपना फायदा जिधर देखेगा वो उस तरीके से जा सकता है, यानी कि आपराधिक मानसिकता को वो एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हो। उसके बाद फिर जब बात करते हैं कि कंसेंट की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि विक्टिम का कंसेंट आएगा, विक्टिम अपने अनुसार वो चीजें मांग करेगा और विक्टिम को ट्रू जस्टिस मिलेगा। महोदय आप एक बात बताइए कि जो कंसेंट होता है ना, कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर इंसान ने क्राइम किया और वो एक तरीके से जो जिसके खिलाफ क्राइम किया वो बहुत ही गरीब इंसान है, एक शोषित तबके से आता है, तो इन्फ्लुएंशियल इंसान जाकर के आराम से उसके कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर सकता है। उसके बाद जो दूसरा क्राइम का प्रक्रिया आता है कि किसी नाबालिग के साथ क्राइम हुआ, उसको क्या है कि समाज का ज्यादा बोध नहीं है, आप उससे कंसेंट कैसे डिराइव करवाओगे? आप तो उसको इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसके गार्जियन, उसका सोसाइटी उसको आराम से इन्फ्लुएंस कर सकता है, उससे कोई भी कंसेंट डिराइव करवा सकता है। यानी कि कंसेंट का जो मॉडल है एक तरीके से पूरा फ्लॉड है। और एक तरीके से जो ट्रू जस्टिस की बात करके जाते हैं, ट्रू जस्टिस इसमें सर्टेनली डिफाइंड नहीं है। और ये बात करके जाते हैं कि यहाँ पे अगर जो क्रिमिनल है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो कहाँ जा सकता है? वापस जो नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कि नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के वो चीजें कर सकता है। यानी कि अल्टीमेटली आप कोर्ट ऑफ लॉ को ऑप्शन में रख ही रहे हो, यानी कि आप वहीं पे जाना चाह रहे हो। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ट्रू जस्टिस, यानी कि जो अगर अभी का परिप्रेक्ष्य में देखें तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है। वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस किस टाइप का है कि एक तरीके से फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसमें स्टेट का इंक्लूजन जरूरी है। स्टेट डिसाइड करता है कि किस क्राइम के लिए कौन सा एक तरीके से सजा देना जरूरी होता है, और उसके लिए एक जुडिशियल कमिटी बैठती है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप डायरेक्ट इंक्लूजन कर दे रहे हो, एक जो सेंटर का रोल है उसको आप डिफाइन करके नहीं जाते हो। यानी कि इसका मतलब है कि सेंटर पे आप किसी को रख नहीं रहे हो, उन दोनों के बीच का मीडियम आप कुछ नहीं रख रहे हो, वो दोनों आपस में भी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की बात है, यहाँ पे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का पूरी तरह से नकार रहे हो। यानी कि जो ट्रू जस्टिस की बात आती है, एक तरह से जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हटते ही ट्रू जस्टिस ही खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हो और एक तरह से जब दो इंसान को डायरेक्ट एक तरह से इंटरेक्शन में ले आते हो अपनी जस्टिस के लिए, तो
लीड कर रहे हो, यानी कि इंसान खुद क्राइम कर रहा है, खुद आपस में बात करके खुद अपना एक तरीके से जुडिशियरी का भी रोल खुद कर रहा है, यानी कि एक तरीके से आप एनार्की की तरफ बढ़ रहे हो, ना कि एक तरीके से कोई सोशल वेलफेयर की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि आप की समाज की स्थापना कर रहे हो। इसके बाद फिर वो बता करके जाते हैं कि जुडिशियल करप्ट है, एक स्टेटमेंट में ला करके चले जाते हैं। ये कैसे करप्ट है, हम इसको नहीं मानते हैं। जुडिशियल सिस्टम इंडिया का बहुत ही चेक बैलेंसेस वाला सिस्टम जो कि करप्ट नहीं है। एक तरीके से बड़े इंस्टीट्यूशन को करप्ट करना काफी मुश्किल है, और जब करप्शन की बात करें हो ना, ये एक तरीके से जो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट लाना है ना, इसमें करप्शन आएगा कि आप किसी शोषित वर्ग को जाओगे, आप पैसे दे दोगे, आप उससे कंसेंट मैन्युफैक्चर करोगे, तो करप्शन की जो बात करते हो, करप्शन यहाँ पे ज्यादा है, ना कि जुडिशियरी में ज्यादा है। उसके बाद फिर वो बात करके जाते हैं कि फर्स्ट टाइमर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप जो होता है ना कि आप मिडिलमैन की बात ही हटा दे रहे हो, एक तरह से मिडिल इंस्टीट्यूशन कोई है ही नहीं। आप कहते हो कि डायरेक्ट आएगा, बात करेगा, अपना मतलब एक तरीके से कंसर्न लेगा, और उसको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वार्निंग देकर उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप एक तरीके से फर्स्ट टाइम किसका है, सेकंड टाइम किसका, ये आइडेंटिफाई करना हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर वो एक तरीके से कुछ चीजें कह के जाते हैं कि कानूनी सजा सिर्फ जेल होती है। नहीं महोदय, कानूनी सजा सिर्फ जेल, एक तरीके से जेल का जो एक तरीके से एक चित्रण करके जाते हैं जेल का, जेल वो नहीं होता है। जेल एक तरीके से एक तरीके से रिफॉर्मेशन का भी सेंटर होता है। जेल में क्रिमिनल्स को रिफॉर्म किया जाता है, ना कि उनको एक तरीके से और ज्यादा क्रिमिनलाइज किया जाता है। जेल में हम देखेंगे कि एक तरीके से जो जेल का जो स्ट्रक्चर बनता है एक तरीके से रिफॉर्मेटिव होता है, और वो जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर वो चीज है। और आप बात करके जाते हैं कि रिफॉर्म अभी के जस्टिस में कुछ फ्लॉज हैं, तो आप उसको इंप्रूव कीजिए ना। आप जो जाकर के एक एनआरकी के सिस्टम की तरफ क्यों बढ़ते जा रहे हो। उसके बाद फिर वो बात करके जाते हैं कि जो एक तरीके से न्याय का फाइनेस्ट फॉर्म की बात करती है कि क्रिमिनल का टैग भी नहीं लगेगा, और उसके बाद फिर वो जो क्रिमिनल है उसको आत्मग्लानि भी हो जाएगी। महोदय, आप क्रिमिनल से उसका कंसेंट पूछ रहे हो, आप उससे भरपाई कर दे रहे हो, तो उसके अंदर आत्मग्लानि आएगी कहां से। एक अमीर आदमी जाएगा, अपने कुछ पैसे दे करके अपना क्रिमिनल चार्जेस हटा लेगा, उसके अंदर कौन सी आत्मग्लानि होगी। वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करके अपना कंसेंट ले लेगा और चल जाएगा। बल्कि किसी उस इंसान को अगर आप जेल में डालोगे तो उसको ज्यादा आत्मग्लानि होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर भी बनेगा कि तुमने क्राइम किया है और उसके कारण तुम्हें जेल भेजा गया है, और उसके कारण क्या होगा कि उसको ज्यादा आत्मग्लानि होगी। और आत्मग्लानि का मॉडल ये खुद दे करके जाते हैं कि आत्मग्लानि के बाद ही रिफॉर्मेशन आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आत्मग्लानि ज्यादा है वो जेल जाने से या फिर कोर्ट में जाकर के अपना जो जस्टिस को एक्सेप्ट करने में वो ज्यादा आएगी। उसके बाद फिर वो जाकर के जाते हैं कि जो छोटे छोटे क्राइम के लिए जेल में डाल देते हैं। महोदय, आपको एक तरीके से ना जस्टिस का जो सिस्टम है उसको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे किसी भी छोटे क्राइम के लिए जाकर के उसको डायरेक्ट जेल में नहीं डाल दिया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ प्रोसीजर में लाया जाता है, जस्टिस के प्रोसीजर में। उसके बाद क्या होता है कि उसको क्रिमिनल एक्टिविटी को एक तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं वो कैसा है। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग सजा डिसाइड करते हैं कि उसको क्या सजा दी जाए। उसमें बहुत बार फाइन भी होता है, बहुत बार एक तरीके से वो जस्टिस जो एक तरह से जुडिशियरी है वो डिसाइड करता है कि उसको क्या फाइन देना है, ना कि इंडिविजुअल डिसाइड करता है। और आप एक तरीके से जिस समाज में रह रहे हो, ये समाज एक तरीके से डेमोक्रेटिक है, और जिसमें कि एक जुडिशियल वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप एक तरीके से उसको उस जस्टिस के चीजों को हटा रहे हो। और एक तरीके से जो बात करते हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट का जो इंसान होता है वो अबोध नहीं होता है, उसको पता है वो क्राइम करने जा रहा है। यानी कि आप उस तरीके से उस अबोधता उस गलती को आप एक तरीके से इस गलत तरीके से आप सुधारने की प्रक्रिया में लेकर के जा रहे हो। आप जुडिशियरी का जो रोल है वो हटा दे रहे हो, जो ट्रू जस्टिस का रोल है आप उसको हटा दे रहे हो। अंततः मैं यही महोदय, कहना आपका चाहूंगा कि समय जो समाप्त होता। हाँ जी, मैं बस कंक्लूड कर दे रहा हूँ। क्या तो अंततः यही कहना चाहूंगा, जो ट्रू जस्टिस है वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, जो कि जुडिशियरी के फॉर्मेशन से आता है, ना कि डायरेक्ट दो लोगों के इंटरेक्शन से। धन्यवाद। धन्यवाद। नेता विपक्ष का उनके वक्तव्य के लिए आभार। अब पुनः 1 मिनट का कॉमन समय दिया जाएगा अगले वक्तव्य से पूर्व।
कॉमन समय की समाप्ति के साथ ही अब मैं उपनेता पक्ष को सदन पटल पर आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य हेतु। एक मिनट। हाँ, जैसे ही वक्तव्य शुरू होता है उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि जो वक्ता है वो अपना कैमरा अनिवार्य तौर पे ऑन करें। धन्यवाद। महोदय जी, मैं अपना टाइमर रोक दीजिए, टाइमर शुरू कर दिया। मैं होस्ट महोदया से निवेदन करता हूं कि वे टाइमर रीसेट कर दें। धन्यवाद। और मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा कुछ कारणों से, मोबाइल का कैमरा भी खराब है और मैं अभी गर्मी अधिक होने के कारण लाइट भी यहाँ पे गई हुई है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। महोदय, आप कृपया अपना क्या नाम मुझे व भूमिका सदन के समक्ष दोहरा दें। बिल्कुल। मैं कुणाल कश्यप झा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उपनेता पक्ष। धन्यवाद। आप अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकते हैं 3, 2, 1 की उल्टी गिनती के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना आपको? कोई मतलब धीरे धीरे तो नहीं आ रही? जी महोदय, आप स्पष्टतः श्रव्य हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी अगर श्रव्य ना हूं मैं तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? 3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर प्रणाम। और देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा एजम्पशन ये है इस पूरे डिबेट में, पूरे इनका स्टैंड एक एजम्पशन पे बेस्ड है कि हमने जुडिशरी और स्टेट को डिनाई कर दिया। हमने कब कहा डिनाई कर दिया? हम अभी भी हम शुरू से ही ये कह रहे हैं और अभी आपको और क्लियर कर देते हैं कि ये जो भी होगा, ये जो भी प्रक्रिया होगी, वो एक जुडिशियल कोर्ट के अंदर होगी। प्रथम चीज, जज होगा, ऑफेंडर होगा, जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है वो पार्टी होगी, ठीक है? ऑफेंस अगर प्रूव होता है तो जज कहेगा, पार्टी से पूछेगा जिस पे क्राइम हुआ है, ठीक है? तो उस पार्टी से पूछेगा कि भाई आपका क्या चाहते हैं, आप डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चाहते हैं? ये टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है? उसकी सहमति चाहिए। तो आप डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चाहते हैं या भरपाई चाहते हैं? और भरपाई भी चाहते तो इन्होंने कहा कि भरपाई का हमने कोई ये नहीं बताया कि भरपाई की डेफिनेशन क्या है। मगर भरपाई की डेफिनेशन की सहमति भी उससे ही लेंगे कि भाई आप ही बताओ कि भरपाई क्या है, आप ही बताओ आपको क्या भरपाई चाहिए। और थर्ड लेवल पे इन्होंने कहा क्रिमिनल का, अरे क्रिमिनल का कंसेंट हम छोड़ने के लिए थोड़ी ना ले रहे हैं, कोर्ट में पूछेंगे कब देख सामने वाले ने भरपाई मांगी है, ठीक है? भरपाई देगा या नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से चलेगा जो कि तेरा प्रूव हो चुका है कि तूने गुनाह किया है, ठीक है? तो उसका कंसेंट तो लास्ट में आया ना। लास्ट में वो जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर से चलना चाह रहा है वो कहेगा भाई देखो मैं भरपाई नहीं दे पाऊंगा, मुझे जेल में डाल दो, मुझे फांसी दे दो, अगर वो ये कहना चाहता है तो क्रिमिनल कंसेंट तो लास्ट में आया। शुरू के 2 कंसेंट तो पहली चीज जो है वो उस जिसपे प्रताड़ना हुई है उस पे आई, और ये सब हुआ जब ये प्रूव हो गया कोर्ट में, ठीक है? दूसरी चीज ये सब जज की निगरानी में होगा, जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर होगा। तो इंस्टीट्यूशन, तो इनका जो पूरा मॉडल है कि रिफॉर्मेशनल जस्टिस में इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हमारा इंक्लूसिव है मॉडल, हमारे मॉडल को ये बिल्कुल मान के जाते हैं। अब दूसरी चीज, रिफॉर्मेशनल जस्टिस का हमारा दूसरा कैरेक्टराइजेशन था कि समाज में रिफॉर्म लाना है। तो समाज में रिफॉर्म लाना है और कैसे आत्मग्लानी से लाना है, तो आत्मग्लानी और रिफॉर्म का जो बीच का नेचर है उसको इन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बस इन्होंने ये कहा कि भैया देखो रिफॉर्मेशनल जस्टिस में इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए, लेकिन हमारा तो कैरेक्टराइजेशन अभी तक स्टैंड करता है ना। दूसरी चीज, पहली बार क्राइम करेगा तो इन्होंने कहा कि फियर की अवस्था में करेगा तो पर्टिकुलर लोग जो होते हैं वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो आप भी मानते हैं कि वो अवस्था थोड़ी सी ऐसे हुई होगी कि उस व्यक्ति को कैसे रिएक्ट करना होगा, ये आप मानते हैं ना कि फियर की अवस्था में किया होगा? आपका ही आर्गुमेंट है। तो अगर आप मानते हैं तो आप मानते हैं कि फियर की अवस्था यानी कि उस अवस्था में व्यक्ति जो है का रिएक्शन जो था वो इमेच्योर था, यानी कि वो अवस्था पहली बार जिम्मेदार है। दूसरी, वो व्यक्ति इतना अभी मैच्योर नहीं हुआ है तो अवस्था में कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है? तो अर्थात अगर पहली बार ऑफेंडर है तो हमारे केस में क्या होगा? हमारे केस में जब वो इस सब से मसले से निकलेगा तो समझेगा कि मैच्योरिटी उस अवस्था में रिएक्शन जो है वो उसे कितने बड़े समस्या में डाल सकती है, उस भरपाई के बाद वो समझेगा। द्वितीय चीज की अगर कंसेंट होगा तो तीसरी चीज लास्ट में वो कहेगा कि भाई देखो कंसेंट तो लास्ट में मेरे से भी पूछी गई थी कि भरपाई दूंगा या तो सीधा जेल जाऊंगा, और भरपाई का मैंने उससे कहा तो सामने वाला मान भी गया इस भरपाई की। तो लास्ट में आत्मग्लानी होगी मैंने कितना गलत किया सामने वाले के साथ, और तृतीय इस आत्मग्लानी से उसका रिफॉर्मेशन होगा। तो हमारे केस में इसका जो क्रिमिनल माइंडसेट जो अभी तक नहीं बना है वो अभी तक रिफॉर्म हो रहा है। आपके केस में तो वो रीइंफोर्स हो रहा है। अब कैसे रीइंफोर्स हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब हमें क्रिमिनल की चॉइस है तो भाई कंसेंट, अरे क्रिमिनल की चॉइस लास्ट में ले रहे हैं, लास्ट में उसे छोड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब देख जो तेरा संविधान में जेल लिखा है वो जाएगा, या फिर इन्होंने जो भरपाई मांगी है वो डायरेक्ट भरपाई एग्जैक्ट वैसे करेगा। लास्ट का कंसेंट, ठीक है?
डीपीएम, ये एलओ का एक पॉइंट था कि जुडिशियल करप्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का जो सिस्टम है अगर जुडिशरी में होगा तो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं जरा इस बात को जरा ध्यान खींचना चाहूंगा। एलओ खुद मानते हैं कि अगर जुडिशरी इन्वॉल्व रहेगी तो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट नहीं हो सकता, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि भैया दूसरे पार्टी का कंसेंट जो होगा पूर्ण रूप से उस पर निर्भर करेगा, इसका तो जुडिशरी इन्वॉल्व है तो ये पूर्ण रूप से जुडिशरी सुनिश्चित करेगी। और अगर जुडिशरी को कहीं भी लगेगा कि ये कंसेंट मैन्युफैक्चर्ड है या कोई प्रेशराइज्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट में नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कि अगर जुडिशरी होना चाहिए तभी मैन्युफैक्चर कंसेंट नहीं होगा, तो हम भी कह रहे हैं भाई जुडिशरी रहेगा तो मैन्युफैक्चर कंसेंट ना हो, ये इंश्योर करेगा। और आपने कहा कि नाबालिग का क्राइम है तो उसका बोध नहीं, देखिए नाबालिग के क्राइम ही नहीं, नाबालिग के पूरी जिंदगी का जब तक वो बालिग नहीं हो जाता या हो जाती, कानूनन कस्टडी तो फैमिली के पास ही रहती है। तो कानून में तो नाबालिग का वैसे ही डायरेक्ट से तो वैसे भी किसी भी केस सिनेरियो में इंडिया के किसी भी लीगल जस्टिस सिस्टम में नहीं होता। नाबालिग का से तो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उसको अच्छा बुरा क्या है, क्योंकि नाबालिग के कंसेप्ट के अंदर ये कि वो बालिग नहीं हुआ अर्थात पूर्ण वयस्क नहीं हुआ। तो कानून ने इस क्राइम के ही नहीं, कानून ने हर एक के सिनेरियो में नाबालिग के ब्याह पे डिसीजन करने का तो जो आइडिया है वो पेरेंट्स में वेस्ट कर रखा, पेरेंट्स में दे रखा। अब अगर रिफॉर्मेटिव जस्टिस में स्टेट का इंक्लूजन हम कर तो रहे, स्टेट का इंक्लूजन, जुडिशरी का इंक्लूजन कर तो रहे, जुडिशरी का इंक्लूजन। और आपने कहा कि हाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, सेकंड टाइम, अरे जज के पास सारा रजिस्ट्रेशन होगा। जज में पुलिस जो होती है, पुलिस और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी साथ में काम करती है ना, तो जज जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से उसकी पूरी रिकॉर्ड निकालेगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होता, थाने में क्यों नहीं रिकॉर्ड होता, रिपीटेड ऑफेंडर का पूरा थाने में रिकॉर्ड होता है और जुडिशरी के पास भी पूरा रिकॉर्ड होता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं रहेगा। और आपने कहा कि जेल रिफॉर्मेटिव होता है, कैसे रिफॉर्मेटिव होता है, क्यों रिफॉर्मेटिव होता है, एक स्टेटमेंट पास किया उन्होंने कि जेल रिफॉर्मेटिव होता है। अरे कैसे रिफॉर्मेटिव होता है, क्या होता है तो जेल में क्या रिफॉर्म कर देते हो। और अगर ये एक स्टेटमेंट है, डीएलओ इसे सब्सटैंशिएट करेगा तो नया पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जेल रिफॉर्मेटिव होता है, कैसे होता है, इसका सब्सटैंशिएशन नहीं आया तो मेरे पास कुछ रिवर्ट करने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ रिवर्ट करने के लिए नहीं है। अगर डीएलओ बोल देगा तो नया पॉइंट होगा जो कि हमारे अनफेयर होगा, क्योंकि उसके बाद कोई रिवर्ट करने के लिए नहीं बचेगा। तो जेल में रिफॉर्मेशन होता कैसे होता, हम नहीं कहते, हमने ये बता दिया कि कैसे नहीं होता, क्योंकि जेल में देखिए इन्होंने नहीं बताया कि जेल में रिफॉर्मेशन कैसे होता, हमने तो पीएम ने बता दिया कि जेल में रिफॉर्मेशन कैसे नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट के लोग आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं जेल में, तो जाहिर सी बात है जेल में क्रिमिनल जाते हैं, तो जेल में क्रिमिनल्स माइंडसेट के लोग अब ज्यादा होंगे तो आपके इंडिविजुअल साइकी पे उनके साइकी का जो प्रभाव पड़ेगा, एक उसके कारण जो है आपका साइकी रिपीटेड ऑफेंडर वाले साइकी ऐसा बन जाएगा। एक द्वितीय, जेल में रहने से आपका जो इतने दिनों की पढ़ाई छूटेगी और इतने दिनों का आप जो वोकेशन को सीख सकते थे अपने रोजगार के लिए वो भी छूट जाएगा। तो इतने दिनों की पढ़ाई और रोजगार के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास और क्राइम करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। दो, जेल में इस कारण से आप जो है जेल जो है साइकिल ऑफ वायलेंस में आपको फंसा देगा। तीन, कि जेल के अंदर या किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति वो सिस्टम को कोसता रहेगा कि सिस्टम की गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें वो कह देगा कि नहीं देखो गवाह की ये समस्या आती, सिस्टम में समस्या है। हमारे मॉडल में तेरी थी लास्ट में चॉइस, तो सामने वाला तुझे यहां तक मान गया था कि तू अपने हिसाब से भरपाई दे, इन द एंड चॉइस, जब चॉइस अपनी होगी ना तो आत्मग्लानि और अधिक आएगा। उससे तब एनार्की, हम कब कह रहे हैं एनार्की, भाई इंस्टीट्यूशन को हम डिनाई थोड़ी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन रहेगा, बस इंस्टीट्यूशन का एक मेथड ऑफ फंक्शनिंग में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, चेंज भी नहीं कर रहे, रिफॉर्म कर रहे, तो होते रहते हैं। और आपने कहा कि आत्मग्लानि जेल में डालोगे तो ज्यादा आएगी, अरे जेल में डालोगे तो क्यों नहीं आएगी, मैंने 3 पॉइंट पे भी स्थापित किया, मेरे पीएम ने भी बोला, तो ये पॉइंट रिबटेड है। और आपने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस में छोटे में सजा का प्रावधान है, ये है वो, हम कह रहे छोटा बड़ा कोई सा भी हम क्राइम की बात करें, कहते भाई अगर सामने वाला पार्टी जो है छोटे बड़े में कह रहे हो फाइन है, ये है वो, ठीक है, वो हम बात नहीं करते, छोटे बड़े क्राइम की बात है। अगर क्राइम में सामने वाला व्यक्ति ही कह रहा है कि भाई देखो मुझे जो है इतने भरपाई से मेरा काम चल जाए, ठीक है, इतने भरपाई से मेरा काम चल जाएगा, तो न्याय का बेस्ट अवस्था मेरे पीएम ने क्या बताया कि न्याय सबसे अच्छी अवस्था में तब रहती है जब जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसका मनस्पटल संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, तो उसका मनस्पटल संपूर्ण संतुष्ट हो जाएगा। और दूसरा हमारे केस सिनेरियो में कि भाई भरपाई का भी तो वही प्रपोजल रखेगा। और दूसरा है कि मनस्पटल जिसने क्राइम किया है उसका महोदय आपका मनस्पटल समय समाप्त होता है। बिल्कुल, तो जिसने क्राइम किया है तो उसका मनस्पटल भी रिफॉर्म हो जाएगा। तो हमारे केस सिनेरियो में सारी चीजें एकोमोडेट हो रही हैं और एक बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, धन्यवाद महोदय। उपनेता पक्ष का उनके वक्तव्य के लिए आभार। अब 1 मिनट का कॉमन समय प्रारंभ होता है। मैं होस्ट महोदया से आवेदन करता हूं कि वे टाइमर लगा दें 1 मिनट का। धन्यवाद।
इसी के साथ कॉमन समय फिर समाप्त होता है। मैं आज के अंतिम प्रमुख वक्तव्य के लिए उपनेता विपक्ष को सदन पटल पर आमंत्रित करता हूं। जी, क्या मेरी मेरी आवाज श्रव्य और क्या मैं दृश्य हूँ आपको? जी महोदय, आप स्पष्टतया श्रव्य व दृश्य हैं। एक मिनट। महोदय, आप अपना नाम व भूमिका सदन के समक्ष दोहरा दें। जी, मेरा नाम जसप्रीत है। मैं उपनेता विपक्ष के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत हूँ। क्या मैं जी, आप क्या एक बार एज चेयर एज और टीम सामने वाली कंफर्म कर दे कि मैं पूर्ण रूप से श्रव्य हूँ, ताकि मैं अपना वक्तव्य शुरू कर सकूं। पक्ष दल के कोई भी वक्ता एक बार कंफर्म कर दें कि क्या वे उपनेता विपक्ष को सुन पा रहे हैं। हाँ जी, नेता सुन पा रहे हैं। यदि उपनेता सुन पा रहे हैं तो वो भी बोल दे, क्योंकि दोनों का ही सुनना अनिवार्य है। हाँ, हाँ, मैं कुणाल आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक मैं है। सुन पा जी महोदय, आप 3 2 1 की उल्टी गिनती के साथ में अपना वक्तव्य प्रारंभ कर सकते हैं। जी, एक मिनट बस। ठीक है। 3 2 1। सभा की गरिमा को उपनेता विपक्ष का प्रणाम। अध्यक्ष महोदय, विषय जब यह रखा जाता है कि बुद्धिजीवी सदन पहली बार अपराध करने वालों को पीड़ित की सहमति से यह अधिकार दिए जाने का समर्थन करता है कि वह कानूनी सजा के स्थान पर पीड़ित को किसी प्रकार भरपाई दे दे, तो समझ पक्ष अपने आप में पद भ्रमित दिख रहा है। पहली इनकी पहली यही बोलते हैं कि हमने जम्पशन ले लिया कि कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। इनकी पहली स्पीच में कहीं भी जो कोर्ट जो है वो जो ये कार्रवाई जो एक पूरी करने वाले हैं, इनकी पहली स्पीच में कहीं भी ये नहीं आता है कि ये सारी कार्रवाई कोर्ट के अंदर करने वाले हैं। और चलिए इनके पैराडाइम में आके हमने मान भी लिया कि ये सारी कार्रवाई कोर्ट में करेंगे, तो अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का जो उद्देश्य होता है वो मूक दर्शक बनना नहीं होता है कि हाँ आप क्राइम करके अपने सामने खड़े हो गए, आपस सेटलमेंट कर लो और जो है आपका जो न्याय हो गया। न्याय ऐसे ही होता है अध्यक्ष महोदय। जो भी कोर्ट एक न्याय संस्था, कोर्ट एक संस्था जिसका उद्देश्य क्या है, न्याय को समाज में संप्रेषित करना। समाज में न्याय संप्रेषित कब होगा? जब उचित सजा के प्रावधान होंगे और जब समाज में यह संदेश होगा कि हाँ सजा, जब अपराध करोगे तो सजा मिलेगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं कोर्ट का जो रोल है वो जो बहुत ही अहम हो जाता है। फिर ये बोलते हैं अध्यक्ष महोदय कि भरपाई नहीं बताई। अध्यक्ष महोदय, जब आप पक्ष के तौर पर आप सदन में आ रहे हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं आप ये सदन को बताएं कि आप भरपाई से क्या समझते हैं। हम आपको बताते हैं, मेरे नेता ने आपको बताया कि भरपाई किस प्रकार हो सकती है। आप मटेरियलिस्टिक भरपाई कर सकते हैं। आप जो है मटेरियलिस्टिक भरपाई के तौर पर क्या देंगे? आप उसको पैसे देंगे, आप उसको क्या कहते हैं, कोई उसकी जरूरतें पूरी कर देंगे, या आप उसके सामाजिक उत्थान दे देंगे। अध्यक्ष होते, लेकिन वो असली वो नहीं होता है। आप जब भी कोई अपराध करते हैं, हम आपको अपने पहले स्पीच में ये बताते हैं कि जब भी कोई अपराध, चाहे पहला हो चाहे आखिरी हो, अपराध होता है। और कोई भी अपराध किसी इंडिविजुअल के साथ ही, वो पहले पूरे समाज के अंदर साथ होता है। आप अगर कोई भी समाज में किसी महिला के साथ अगर दुष्कर्म किया जाता है, तो वह कहीं ना कहीं समाज के ऊपर प्रश्न खड़े होता है कि समाज में क्या चीज आप संप्रेषित कर रहे हो, कि क्या समाज प्रतिशतात्मक है, क्या समाज स्त्री विरोधी है, क्या समाज महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और यहाँ पे यहीं पे रोल आता है कोर्ट का या न्याय प्रणाली का, कि न्याय प्रणाली जो आपको संप्रेषित करती है कि नहीं, दुष्कर्म करना गलत है, जो है स्त्रियों के साथ पाप करना कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ पे बोलना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय कि ये हम विक्टिम से पूछेंगे कि भरपाई क्या चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक अपराध के बाद अगर आप विक्टिम की मेंटल साइकी खत्म कर देंगे कि वह अपने बारे में सोच पाए, तब आप उससे पूछेंगे आपको क्या भरपाई चाहिए। और जो मान लीजिए किसी एक महिला के साथ अगर दुष्कर्म किया था, उस दुष्कर्म के साथ उसकी मेंटल एबिलिटी आपने उसकी छीन ली, उसके आपने मेंटल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या वह इस हालत में होगी कि क्या वह अपने लिए डिसीजन ले पाए? ऐसे में क्या होगा? मैन्युफैक्चर कंसेंट बनेगा। उसको जो है उसके घर वाले, समाज या जो है बोलेंगे कि नहीं अब उसको पैसे मिल रहा है तो उसको रख लो, जो समाज की लाज बचा लो, या ये भी होगा। लेकिन इसमें समाज में न्याय ऐसे संप्रेषित नहीं होता है। समाज में न्याय संप्रेषित कब होगा? जब उस व्यक्ति को, जब जिसने भी दुष्कर्म किया उसको उचित तौर पे सजा मिलेगी, भले ही उसका पहला अपराध क्यों ना हो। अपराध होता है। जिसमें हमने यहाँ पे सुनना पड़ेगा कि अवस्था कोई भी हो सकती है। जब ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसा बोला है कि अवस्था कोई भी हो सकती है, तो अपराध कर दिया, अपराध तो हो गया। दर्शकों, हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वो उस माइंडसेट में था कि उसने जो
उसने वो अबोध, ये कहीं भी नहीं बताते कि क्रिमिनल अबोध होता है, यानी कि इनका इस बात इसकी मौन स्वीकृति है कि कोई भी क्रिमिनल होता है वो बोधता के बाद ही कहीं ना कहीं, बोध रखने के बाद ही कहीं ना कहीं क्राइम करता है। और ऐसे में अगर वो अबोध नहीं है तो फिर उसका वो अपराध के उस जेल के लिए कहीं ना कहीं वो पूरी तरह उस प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं पूरा लायबल बन जाता है। फिर यहाँ पे बोलना पड़ेगा पूरे कि जो कंपेंसेट जो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ये जो ड्रीम फोर्स ये बात करते हैं कि हम रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं कोर्ट को। फिर यहाँ पे देखो खुद ही उस चीज में कोर्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इनके खुद ही मॉडल में फ्लॉज क्या दिखते हैं आपको जब महोदय, कि ये पहले बोलते हैं कि कोर्ट अगर आप अपनी भरपाई अगर करने में नहीं सक्षम हो तो फिर आप न्याय बनाने जाओ। इन द एंड तो कोर्ट को मौका दे रहे हो। अगर जो रिफॉर्म का प्रोसेस आप चाह रहे हो वो प्रोसेस में वो जो पीड़ित जो अपराधी है वह बोल देगा जो मेरे से मुआवजा मांगा, जो मेरे से भरपाई मांगी वो करने सक्षम नहीं हूं, तो इन द एंड तो फिर ही उसको जेल में ही जाना पड़ेगा। जेल में तो जाके जेल में जाएगा, फिर आपके हिसाब से वो क्रिमिनल माइंडसेट में जाने वाला है। तो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्हीं के पक्ष में कहीं ना कहीं मॉडल खराब है। हमने को क्या बोला, जेल किसी तरह जेल एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस आती है कि जेल में सिर्फ आपको क्रिमिनल माइंडेड नहीं मिलता, आपको रिफॉर्मेशन प्रोसेस आता है। ये बोलते पढ़ाई रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगा। जेल में अध्यक्ष महोदय एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है, जेल में आपको पढ़ने के मौके दिए जाते हैं। हमने देखा हाल ही में उदाहरण कि जब देखिए अभी इस बात की क्रिटिफाई करेगा बता रही है क्या? हेलो महोदय, आपका माइक हाँ जी भैया, आ म्यूट रही हो है। गया था। कॉल फिर से म्यूट हो गया। महोदय, आप पुनः म्यूट हो चुके हैं। जी अध्यक्ष महोदय, क्या मैं कंटिन्यू करूं? क्या आपने लास्ट का सुना था? महोदय लास्ट आपका पॉइंट वो वाला पॉइंट है, जब आप इनका पॉइंट काउंटर करते हैं कि जेल में डेवलपमेंट नहीं होता है, तो आप बता रहे हैं कि जेल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, और जिसका उदाहरण दे रहे थे आप कुछ। जी क्या आपने लास्ट का सुना था? प्लीज कंफर्म करेंगे प्लीज। लास्ट में आपने जेल वाले पॉइंट को काउंटर करते हुए कहा था कि जेल में भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो करवाई जाती है। 5-10 सेकंड का यहाँ लॉस हो तो प्लीज मुझे मेरी ये विनम्र निवेदन है कि मुझे वो 10 सेकंड आगे मुझे कंपेंसेट किए जाए। मेरा ये एक विनम्र विनती है, प्लीज कंसीडर कीजिएगा। और मैं शुरू करूं? जी महोदय। जी ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जेल की, कि जेल में हमने अब आपको बताया कि जेल में भी कहीं ना कहीं रिफॉर्मेटिव एक्सेस दिए जाते हैं। जेल में आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने का उदाहरण तौर पर जब हम देखते हैं कि जेल में व्यक्ति पढ़ के भी एक जो है जेईई मेंस का जो एग्जाम क्रैक करता है, तो ये समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय कि आपके मुआवजे से रुकते हैं। हम क्या देखते हैं उदाहरण के तौर पर जब जो एक एक्टर को जब जेल होती है, संजय को जब जेल होती है, तो वह जेल में जाके रेडियो जॉकी बनता है, समाज में जो है उसी जेल समाज में एक पॉजिटिव संदेश देता है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय कि जेल आपको रिफॉर्मेशन का चांस देती है, आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिमिनल माइंडसेट में आती है। क्राइम दोबारा रिपीट करना ना, क्राइम आप करते स्वेच्छा से है, आप उस चीज का आप उसकी सजा आपको मिलने के लायबल होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रिपीट करना वो आपको कहना वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन आपको अगर आपने अपराध किया है तो आप कहीं ना कहीं सजा के पात्र हैं। फिर ये बोलते हैं अध्यक्ष महोदय कि जो कोर्ट के अंदर हम सेटलमेंट करेंगे, अध्यक्ष महोदय आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का नाम सुना है? आउट ऑफ द कोर्ट अगर मान लीजिए किसी अगर भारी तत्व ने आकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, तब आप क्या कीजिएगा? और वहां पे कोर्ट बोलते कि हाँ सब सहमति से हो रहा है, लेकिन वहां पे डरा धमका के यहाँ पे प्रोसेस कर लिया जाए, तो यहाँ पे समझ पड़ेगा उनके पूरे जिनके जो पूरा मॉडल है ना उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज है। फिर ये बोलते हैं कि कानून की जो नाबालिग की बोलते हैं कि नाबालिग जो है वो नाबालिग जो अपने अभिभावक पर निर्भर होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर पीड़ित नाबालिग हो, और नाबालिग को हमने अब तक बोल ही रहे कि मैन्युफैक्चर कंसेंट आप लेके आइएगा, तो जब पीड़ित नाबालिग है, उसका अपराध हो चुका है, वह स्थिति में ही नहीं है कि अपने लिए भरपाई सोच सके, तो क्या आप ट्रू जस्टिस को इंश्योर कर रहे हैं? समाज में कहीं ना कहीं दायित्व ये होता है कि आप ट्रू जस्टिस को इंश्योर करें, समाज में संदेश जाए। जस्टिस का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहता है, वह कलेक्टिव ग्रेटरहुड की बात होती है कि आप समाज में क्या सुप्रतिष्ठित कर रहे हैं। और यहाँ पे बोलते फिर वही बात आत्मग्लानी की बात करते हैं कि आत्मग्लानी होगी। हमने वही एक व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है, और जेल में जाने से प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं हानि पहुंच। जब एक व्यक्ति को जब उसके करियर पे जो लांछन लगता है कि हाई व्यक्ति जेल हो क्या है, तो वहां से आत्मग्लानी का प्रोसेस शुरू होता है कि उसको आत्मग्लानी उस जेल में रह के होती है कि मैं अपनी जिंदगी बाहर अच्छे से जी रहा था, मैंने जिंदगी को क्या कर लिया। यहां से कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय जो है अपराध को है जो रिफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू होता है। और ये क्या एग्जांपल देते हैं कि ट्रेस पासिंग कर ली, बॉल उठा दिया तो जेल में भेज दिया, बॉल उठाने को जेल में भेजता है। ट्रेस पासिंग अध्यक्ष महोदय एक क्राइम है, और अगर आप किसी और की जाके सीमा में अगर आप ट्रेस पासिंग कर देंगे तो आप जेल के लायबल नहीं होंगे? आप बिल्कुल लायबल होंगे अध्यक्ष महोदय। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बुद्धिजीवी होने के नाते हमने आपको समझाया किस प्रकार से न्याय की जो प्रक्रिया
की प्रक्रिया है, हम सिर्फ समाज की भलाई केवल ऐसे वैक्यूम में नहीं सोचेंगे। न्याय की प्रक्रिया को, न्याय को रिस्टोर करने का कहीं ना कहीं हमारा जो है उद्देश्य, फिर ये बोलते हैं कि क्राइम जो है वो सामने व्यक्ति कर रहा है, तो वो जो उसको कहीं ना कहीं देना चाहिए। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय कि समाज में क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आप? क्या आप समाज में पहला अपराध माफ करके, अगर समाज में कितनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, मान लीजिए भारत का अगर उदाहरण रहे, भारत में अगर 125 करोड़ की जनसंख्या है, 125 करोड़ की जनसंख्या अगर एक पहला अपराध करेगी, पहले अपराध को आप कंपेंसेट कर दीजिएगा, तो क्या आप उसमें आपके अपराध को क्या वहां पे कहीं ना कहीं वो ऐसे तो आपका जो पूरा मॉडल है वही कहीं ना कहीं फ्लॉड हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय कि जो समाज में हमने बताया किस प्रकार से न्याय की जरूरत आवश्यकता होती है, न्याय को किस प्रकार संप्रेषित करना आवश्यक होता है, और आप इंडिविजुअल, और जो कभी भी कोई क्राइम होता है वो इंडिविजुअल के साथ पूरे समाज के साथ भी होता है। और इनके मॉडल में कहीं ना कहीं गलती है कि हम पहले कोर्ट को ये कंफ्यूज दिखते हैं कि हम कोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे, कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समझ पड़ेगा कि जो न्याय है उसकी संस्था, वो जिम्मेदारी कोर्ट की है, जो कोर्ट ये कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित करेगा किस प्रकार से न्याय समाज में संप्रेषित हो रहा है। इसलिए हम ये अधिकार किसी भी पीड़ित, किसी भी विक्टिम को अधिकार नहीं देंगे कि वह अपनी सहमति से कंपनसेशन डिसाइड कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। उपनेता विपक्ष का उनके वक्तव्य के लिए आभार। इसी के साथ मुख्य वक्तव्यों का दौर अब खत्म होता है। अब हम प्रश्नोत्तर दौर की ओर बढ़ेंगे, जिसकी तैयारी के लिए दोनों दलों को 2 मिनट का समय दिया जाता है। मैं होस्ट महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे 2 मिनट का टाइमर लगा दें। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर दौर की तैयारी के लिए आवंटित समय अब समाप्त होता है। सभी की सुविधा के लिए मैं इस दौर के नियम पुनः दोहराना चाहूंगा। प्रत्येक वक्ता को 5 मिनट का समय अपने विपक्षी दल के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 15 सेकंड उत्तर देने वाले के दिए जाएं। वह अंतिम के 15 सेकंड में पूछा गया कोई भी प्रश्न मान्य नहीं होगा। इसी के साथ अब मैं विपक्ष दल से आग्रह करूंगा कि वे पक्ष के किसी भी एक वक्ता को सदन पटल पर बुला उनसे प्रश्नोत्तर करें। जी, नेता पक्ष आमंत्रित है। नेता पक्ष सदन में उपस्थित हैं। आप प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं। आप थोड़ा तेज बोलेंगे भैया, आपकी आवाज थोड़ी कम धीरे आ रही है मुझे। किसकी आवाज कम है? मेरी? आप ही की। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब थोड़ा सा तेज अगर आप और बोल सकें। अब सही आ रही है तो? हाँ, अब सही आ रही है। ठीक है, शुरुआत करें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय से हम समझते हैं हमारा जो, एक मिनट, ये रुकिए रुकिए रुकिए।
हाँ, न्याय से हम समझते हैं कि जो हमारा जो पीड़ित है व्यक्ति उसे संतोष मिले, न्याय तब अपनी मतलब फाइनेस्ट फॉर्म में होता है, ये हम समझते न्याय हैं। का उद्देश्य क्या, न्याय का उद्देश्य समाज में संप्रेषित, समाज में जस्टिस देना होता है। रिफॉर्मेशनल जस्टिस होता है। रिफॉर्मेशन समाज में आती है। हाँ, समाज की रिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। समाज अगर एक इंडिविजुअल समाज में यह जानना जरूरी होता है कि अपराध नहीं होना चाहिए। हाँ जी, समाज में ये मैसेज जानना जरूरी होता है कि अपराध नहीं होना चाहिए। महोदय ये जरूरी होता है कि पहले रिफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल का हो और उस इंडिविजुअल से समाज का हो। अरे क्योंकि महोदय आप यहाँ पर ये समझिए, आइडियलिस्टिक तौर पे क्या समाज में अपराध को आप सपोर्ट करते हैं कि अपराध समाज में होना चाहिए? महोदय वही तो हम आपको बता रहे हैं कि जब हम अपराध की बात करते हैं तो अपराध समाज में जो है उसका रिपीटेटिव साइकिल जो है, साइकिल रिपीट नहीं होना चाहिए। उस साइकिल को रिपीट करने के लिए आप कर देंगे रिफॉर्म। एक मिनट रुक जाइए, बस इसका उत्तर मैं और दे देता हूँ थोड़ा। महोदय मैं इसका उत्तर दे दूं पहले। क्या पहली बार अपराध कर सकता है? कौन? पहली बार कोई भी अपराधी पहली बार अपराध किया गया, अपराध समाज में समाज को नकारात्मक संदेश देता कि नहीं देता? महोदय यहाँ पर सुनिए, जब आप बोल रहे हैं कि पहली बार व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो समाज को नकारात्मक संदेश दे रहा है नहीं दे रहा, तो आप हमारे पास यहाँ पे जिस पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना अपने केस में, वो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको उसको उसी स्टेप पर रोक सकते हो ताकि वो रेपिटेटिवली वो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वहां पर ना जाए। स्टेप पे आप कैसे रोक रहे हैं आप? एग्जैक्टली हम ऐसे रोक रहे हैं कि जब जैसे ही उसने पहली बार अपराध किया, वो उसका वहां पे जो माइंडसेट था वो माइंडसेट क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है, हो सकता है वहां पे अवस्था रिस्पॉन्सिबल हो या फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम उसी एक मिनट रुकिए, एक मिनट बस इसका उत्तर मैं दे दूं, पूरा कर दूं। तो वहीं पर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति में रिफॉर्मेशन की बात करते हैं और रिफॉर्मेशन में हमारा वाला मॉडल सामने आता है। पहले इंडिविजुअल का रिफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल से हमारी सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी का भी रिफॉर्म हो जाता है। क्या क्रिमिनल अबोध होता है? क्या क्रिमिनल अबोध होता है? हो सकता है। नहीं, ये तो आप कहीं डिनाई करते हैं अपने पूरे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अब बोल दिया ना। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ऑफेंस तो अपराध होता कि नहीं होता? अपराध अबोध भी कर सकता है फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर बार बार कर रहा है तो फिर वो अबोध नहीं होगा। अरे ठीक है, अच्छा अगर आपके मॉडल में वो पहले उसको भरपाई करने के लिए वो सक्षम होगा तभी भरपाई कर पाएगा। यदि नहीं होगा तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाएगा। ठीक है, और जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर उसको जेल हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो रिफॉर्म हो पाएगा? क्योंकि आपके प्रोसेस में तो जेल रिफॉर्मेशन करती ही नहीं है। महोदय अब यहाँ पर देखिए, हम अपने एंड से सबसे बेस्ट ट्राई करेंगे कि बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पूरा रुकिए एक मिनट मैं उत्तर दे दूं। सुनिए मेरी बात, मैं उत्तर देता हूँ महोदय, अब सुनिए। ठीक है, पूछिए। हाँ, अगर ऐसी अवस्था, अगर उससे ऐसी कंपनसेशन मांग ली जाए, कंपनसेट नहीं कर सकता, तो क्या फिर वो दोबारा जेल में जाएगा और जेल में वो रिफॉर्म होगा नहीं आपके हिसाब से? महोदय मेरी बात सुनिए, जो जेल में जाना होगा वहां पे वो उसकी चॉइस बन जाएगी। तो यदि हम अपनी स्टेट जो है, नहीं रुकिए, जस्टिस मेंटेन करना स्टेट का काम है। स्टेट अपने, एक मिनट रुक जाइए महोदय, सिर्फ एक मिनट। स्टेट अपनी तरफ से बेस्ट एंडेवियर करेगा कि वो किसी भी जो हमारा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको एक पाथ पे जाने से रोक दे। बट लेकिन अगर व्यक्ति आप स्टेट की सारी चीजों के बावजूद जाना चाह रहे हैं तो वो उसकी अपनी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस का भी तो कंसेप्ट है ना। किसी अमीर व्यक्ति ने एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर दिया और बाद में और उसका पहला ऑफेंस है, तो क्या ऐसे में उसको वो भरपाई करके बच जाए? आपको ऐसा मानते हैं? महोदय हम यहाँ पर ये मानते हैं कि सबसे पहली बात तो जो चॉइस का मैटर है कि अगर पीड़िता को लगता है कि अगर उसको रुकिए एक मिनट महोदय, रुक जाइए। यहाँ पे आपके केस में जो आप पूरा एक कंसेंट का लेके चल रहे थे ना कि मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट हो सकती है, तो ऐसी कंसेंट अदरवाइज भी हो सकती है हमारे मॉडल के बाहर कि आप एक मैन्युफैक्चर्ड दबाव के थ्रू वो केस ही अपना वापस ले ले। तो पहली बात तो ये एक मॉडल में जो है बहुत क्या कहते हैं, आपका जो अदरवाइज मॉडल है हमारे मॉडल के अलावा, उसमें भी एक लूप होल है आपके केस में मैन्युफैक्चर्ड वाला, दबाव वाला समाज का। और अब आप जो बोल रहे हैं कि जो दुष्कर्म है वो गलत है, तो दुष्कर्म गलत है। क्या है दुष्कर्म गलत है? आप ये मानते हैं दुष्कर्म की सजा मिलनी चाहिए? दुष्कर्म की सजा? दुष्कर्म समाज में अपराध है महोदय। यदि दुष्कर्म किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, वो नाबालिग है या फिर ना, अपराध है कि नहीं है? एक मिनट महोदय रुक जाइए, अब दुष्कर्म अपराध है, परंतु दुष्कर्म के जैसे अपराध के जो पीड़िता है वो कॉम्प्रोमाइज मांगेगी ही नहीं ना, वो कॉम्प्रोमाइज। अरे जघन्य अपराध है तभी तो वो कॉम्प्रोमाइज मांगेगी ही नहीं। तो वही अरे बात वही है कि फिर तो आपका जो अपराधी है वो तो रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। अपराधी का आप रिफॉर्म, आप समाज में रिफॉर्म चाहते हैं नहीं चाहते? आप खुद रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा महोदय, यहाँ पे जिस रिफॉर्मेशन जस्टिस, हाँ महोदय, जिस रिफॉर्मेशन जस्टिस की हम
महोदय आप रुक जाएं, समय समाप्त हो गया है और आपका अंतिम प्रश्न 15 सेकंड अंतिम 15 सेकंड में ही पूछा गया था, इसलिए वह मान्य नहीं होगा। धन्यवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ना दूं? जी महोदय। आप उत्तर दे लीजिए अगर आप दे रहे हैं तो। नहीं, अगर एडजुडिकेटर इसको नेगेटिवली नहीं लेंगे कि मैंने उत्तर नहीं दिया है, तो फिर मैं नहीं देना चाहूंगा, बट अगर एडजुडिकेटर चाहते हैं मैं इसका उत्तर दूं तो मैं दूंगा। एक बार चेयर बता दें। चेयर एज महोदय एक बार कंफर्म कर दें। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने जवाब शुरू कर दिया है तो आप जवाब समाप्त कर लें। जी महोदय, मैंने जवाब शुरू नहीं किया है, बट फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं कि हम बेस्ट केस पॉसिबल सिनेरियो की बात करते हैं कि कहां पे आप रिफॉर्मेटिव जस्टिस ला सकते हैं, जहां पे पीड़िता का भी कंटेंट है एंड जो क्रिमिनल है वो भी इस चीज से मतलब जो है आत्मग्लानि के चक्कर में जो है इस चीज से बचना चाहता है, तो उस रिफॉर्मेटिव जस्टिस को हम लाने की बात करते हैं। ये चीज हमारा सिर्फ एक पूरा बर्डन है जो हम शुरू से लेकर चल रहे हैं, तो इस बेस्ट केसेबल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पक्ष दल से आग्रह करता हूं कि वे विपक्ष के किसी एक वक्ता को सदन पटल पर बुलाकर उनसे प्रश्नोत्तर करें। हम नेता को बुलाना चाहेंगे, विपक्ष के नेता। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या नेता विपक्ष, जी महोदय, क्या नेता विपक्ष सदन पटल पर उपस्थित हैं? जी जी जी, माफ कीजिएगा, मेरा माइक ऑन नहीं था। अब आवाज आ रही है मेरी सभी को? थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ महोदय रही है। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। चलिए ठीक है। कुणाल भाई आप भी प्लीज थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अभी आ रही है अच्छे से? मैं माइक जरा पास में ला रहा हूं। हाँ भैया अब आ रही है। ठीक है, मैं 3 2 करके बोलूंगा, टाइमर शुरू कर दिया। 3 2 1। न्याय न्याय नैतिकता से चलती है ना? न्याय देखिए, न्याय एक एब्सोल्यूट चीज है इंस्टीट्यूशन में, यानी कि हर एक को सेम न्याय मिलेगा। और नैतिकता बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, इसीलिए वो न्याय से रिलेट नहीं हो सकती है। मेरा ये तो नैतिकता और न्याय में कोई रिलेशन नहीं है? कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन हो सकता है। कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन हो सकता है। न्याय से, ये न्याय का कंसेप्ट संविधान से आता है? क्या क्या क्या? न्याय का कंसेप्ट संविधान से आता है? न्याय का कॉन्सेप्ट, अगर भारत में संविधान है तो संविधान न्याय का कॉन्सेप्ट संविधान में आया। न्याय का कॉन्सेप्ट संविधान में आया। संविधान में अपने जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो कहां से डिराइव किए हैं? संविधान ने चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, संविधान की एक कमिटी बनी, उन्होंने चीजों को डिस्कस किया, बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उसके बाद चीजों को लाया। देखिए, चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, अर्थात उस समय की चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, अर्थात न्याय फ्लूइड है ना, स्टैटिक नहीं है ना। आज के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंस आएगा कंक्लूजन में। देखिए न्याय देखिए, न्याय का जो परिप्रेक्ष्य होता है ना, क्राइम बहुत तरीके का होता है, यानी कि न्याय भी बहुत तरीके का होगा। एक क्राइम के लिए उस तरीके का न्याय हो सकता है। न्याय का बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा जो आजादी के टाइम था कि फ्लूइड रहेगा? क्या आपका प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा था? मैं पूछ रहा हूँ, न्याय का बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा जो आजादी के टाइम था कि फ्लूइड होना चाहिए समाज के चेंजेस के अकॉर्डिंग? देखिए, अगर न्याय की मांग बदल रही है, जैसे कि अमेंडमेंट का जो एक तरीके से जो स्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर न्याय की जो प्रणाली है हर एक इंडिविजुअल के लिए अगर धीरे धीरे बदलती आ रही है हर एक के लिए, तो उसको हम अमेंड करके नई चीज ला सकते हैं। धन्यवाद, ठीक है, बहुत धन्यवाद। अब जरा मेरा आपसे प्रश्न है कि एक मान लीजिए रेप पीड़िता है, ठीक है, मान लीजिए, तो उसका जो है उसका कोई सा भी बयान आप अदालत में नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर उसका जो साइकी है वो टूट चुका है। देखिए, लीगल परव्यू में नहीं मानेंगे ना। येलो का इस पॉइंट सबसे पहले जो रेप का क्लेम होता है ना इंडिया में, अगर रेप का क्लेम अगर किसी ने कर दिया है तो वो मान्य होगा ही होगा, और उसके बाद जो उसकी मेंटालिटी मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसकी साइकी टूट चुकी, आपने कहा, तो उसका कंसेंट तो मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, तो अदालत में कुछ भी बोलेगी तो नहीं मान्य होगा ना उसका। देखिए, जब साइकिक टूट जाती है ना, तो बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसके कारण प्रूफ किया जाता है कि इसका सच में रेप हुआ। और एक तरीके से जो फिजिकल जो चीजें होती है ना, जैसे कि सामने से दिख जाता है कि कुछ चोटें होती है, आंतरिक चोटें होती है, इसके कारण पता चल जाता है, डीएनए टेस्टिंग, उसका बयान लेते हैं ना, सबके कारण हमें पता चल जाता है कि किसका रेप किया है।
उसका बयान लेते हैं ना आप? देखिए बयान तो लिखिए ना। जी हाँ, बयान हम लेते हैं, कोर्ट का लॉ है वो, बयान हम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा प्रश्न सुनिए, अगर उस जो आपके अनुसार जो साइकी को डैमेज हुआ है, उस डैमेज साइकी के साथ भी आप उसके बयान को आधार बनाते हैं अपने केस में केस चलाने का, तो वही टूटी साइकी के साथ उसके बयान की जगह उसका कंसेंट क्यों नहीं अपना हो सकता? देखिए सबसे पहले उसी सेम साइकी में उसका बयान कौन आप लीगल परव्यू का आधार बना रहे हैं? अगर वो लीगल परव्यू के अंदर, तो ये बयान लीगल परव्यू के अंदर क्यों नहीं? सुनिए पहले प्रश्न सुन, आपने कहा उत्तर सुनिए। तो जस्टिस का जो सिस्टम है ना, आपने उसको गलत ही समझा है। बयान पर कभी एक तरह से जस्टिस नहीं दिया जाता। बयान के बाद वो जो बयान पे इनिशिएट तो करेंगे ना जस्टिस, बयान पे इनिशिएट तो करेंगे ना। जाते हैं, टेस्ट होता है, दूसरे साइड को अपने आप को सही प्रूफ करना पड़ता है, पहले साइड को अपने आप को दिखाना पड़ता है कि वो सही है, उसके बाद वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप इनिशिएट तो उसके बयान से करेंगे ना, और बयान तो उसने उसी टाइम में साइकी के साथ दिया है, तो वो लीगल परव्यू के अंदर लेजिटिमेट है, और ये कॉम्प्रोमाइज फिर लीगल परव्यू के अंदर लेजिटिमेट क्यों नहीं है? देखिए दो चीजें होती है। सबसे पहले जो बयान होता है ना, वो एक तरीके से जो क्लेम होता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, और जो कंपनसेशन की बात करें वो फाइनल जस्टिस है। तो बयान से किसी चीज का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन बयान से उसको एंड सेटलमेंट होते हैं ना, ठीक है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होते हैं ना, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होते हैं, मानते हैं ना? जी इलीगल होते हैं ना, वो अन्याय, होते हैं ना, ठीक है, अन्याय है, बिल्कुल। मैं कहाँ कह रहा हूँ न्याय, मैं तो कह रहा हूँ न्याय, ये सब कुछ अंदर होगा। आप मेरी बात सुनिए, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज करके दूसरा कंसेंट मैन्युफैक्चर कर लेगा। आपके केस में भी तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में केस वापस भी तो करवा सकता है, तो आपके केस में कहाँ से चीजें सॉल्व हो रही है? पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ है आपके केस में? नेगेटिव इफेक्ट कहाँ है आपके केस में? चलिए ठीक है, 15 सेकंड हो चुका है, अब कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसका मैं उत्तर दे देता हूं। जो एक जो बात करते हैं ना आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात, वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर में ही जाता है। जो कंपनसेशन का स्ट्रक्चर है ना, वो उसमें जाता है कि आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के कुछ कंपनसेट करके वो सेटलमेंट करवा देता है। हमारा मॉडल है कि हमारा मॉडल एक तरीके से है कि जो ट्रू जस्टिस, इंस्टीट्यूशनल जस्टिस है वो होना चाहिए, और जो कि सही जस्टिस है ये प्रूफ होता है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं विपक्ष दल से आग्रह करूंगा कि वे पक्ष के शेष वक्ता को सदन पटल पर बुला उनसे प्रश्नोत्तर करें। जी शेष वक्ता आमंत्रित है। जी मैं उपस्थित हूँ, प्रश्न पूछिए, और जरा तेज पूछिएगा, जरा आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है मुझे, ठीक है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है क्या आपको? हाँ अब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, अच्छे से क्लियर। ठीक है महोदय, सवाल शुरू करते हैं। अपनी आत्मबीती बताना आसान है कि मांग करना आसान है? दोबारा पूछिए, सुना नहीं मैंने। अपनी आत्मबीती बताना आसान है कि मौके के मांग करना आसान है? डिपेंड करता है आसान की परिभाषा क्या है, किसके लिए आसान है, कब आसान है, किस टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं? नहीं आसान है मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं ये बेहतर ये बता पाऊंगा कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ये बेहतर मांग पाऊंगा। आपकी आवाज कट रही है मुझे महोदय, या सबको कट रही है? बीच में वर्ड में डिस्टॉर्ट हो रही है। आप ही को कट रही है, आप या तो मेरा टाइमर दोबारा शुरू करिए, नेटवर्क इशू आप रिजॉल्व कीजिए अपना। हाँ अब ये आपका आवाज नहीं, टाइमर दोबारा मत शुरू कीजिए, वैसे अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि महोदय क्या आपको भी बीच में एक दो वर्ड डिस्टॉर्ट आ रहे हैं? माफ कीजिएगा महोदय, मुझे इनकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ तो एक बार मैं टाइमर स्टार्ट कीजिए, ये माइक डिस्टॉर्ट, इनके आवाज थोड़ा नेटवर्क इशू अपना ठीक करना है। ठीक है, टाइमर रिसेट कर दीजिए। ठीक है, अब आप पूछिए, बस थोड़ा तेज पूछिएगा, ठीक है? बिल्कुल पूछिए। ठीक है महोदय, शुरू करूं मैं? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो? हाँ क्लियर आ रही है, आप पूछिए। ठीक है, सवाल यही है कि अपनी आत्मबीती बताना आसान है कि उस आत्मबीती को ठीक कैसे करना ये सोचना आसान है? डिपेंड करता है आप कहाँ पे आसान की बात कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति का अन्याय हुआ, वह ये बेहतर बता पाएगा कि उसको ठीक कैसे करना है, ये बेहतर क्लेम कर पाएगा? दोनों चीजें कर पाएगा भाई, क्या दिक्कत है? डिपेंड करता है व्यक्ति कौन है। अगर एक दुष्कर्म पीड़िता इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वह अपना, लेकिन अच्छा सुनिए, एक दुष्कर्म पीड़िता बता सकती है, अपना बेहतर तरीके से बता सकती है ऐसा क्या हुआ, या ये बता सकती है कि मेरे को क्या कंपनसेशन चाहिए इसका? देखिए प्रथम चीज, पहली चीज,
दुष्कर्म पीड़िता के साइकी बिल्कुल ही इतना कमजोर हो जाएगी कि वो कुछ नहीं बता पाएगी उसके साथ क्या हुआ। यह पहली बात आपका assumption है। और अगर इतना ही कमजोर है कि कुछ नहीं बता पाई, फिर उसने पुलिस को कैसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ? ये बहुत अरे तो वही इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ, बता पाएगी ना, बता तो पाएगी ना, बताना आसान है कि क्लेम करना आसान है? वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। अगर वो बता पाएगी तो उसे अच्छे से पता होगा कि उसे किस प्रकार की भरपाई चाहिए, और उसे नहीं चाहिए तो सीधा बोलेगी नहीं नहीं जो ये काम व्यक्ति को अब मेरा भरपाई किस प्रकार से होगा? ये हर व्यक्ति के अंदर की चेतना होती है। नहीं हर व्यक्ति का होती है क्या? हर व्यक्ति की चेतना होती है कि मेरे को कंपेंसेट कैसे मिलना चाहिए, वो डिसाइड कर पाए। क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? हर व्यक्ति को अपना भला ढूंढने का हक है। अच्छा, और उसने और आपके मॉडल में अगर उसने लिमिट से ज्यादा भरपाई मांग ली तो फिर वो आपका क्या अपराधी उसको कंपेंसेट कर पाएगा? लिमिट से ज्यादा भरपाई क्या होती है? लिमिट क्या होता है? लिमिट की परिभाषा कहाँ है? वो तो आपने बोला ना, वो तो आपने बोला ऐसा कोई भरपाई मांग ले जो अपराधी बोल ही नहीं दे ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? नहीं तो अपराधी कहेगा भाई देखो मैं भरपाई नहीं दे सकता, मुझे जो सजा मुझे दे दो। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बीच में कौन इन्वॉल्व होगा? बिल्कुल अरे इन्वॉल्व तो शुरू से जुडिशरी है। ये सारा जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा बीच में। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। हम जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं ये तो तब कॉम्प्रोमाइज की बात है ना जब ये सिद्ध हो गया कि उसने क्राइम किया। ये सिद्ध कैसे हुआ उसने क्राइम किया? ये पुलिस के इन्वॉल्वमेंट में सिद्ध हुआ ना, जुडिशरी ने फैसला दे दिया ना कि क्राइम किया है। होने के बाद अच्छा सिद्ध होने के बाद अपराधी सीधा सिद्ध होगा। सिद्ध होने के बाद व्यक्ति वह व्यक्ति जो है वो ये बोल दे कि मेरा पहला अपराध था, मुझे मैं कंपेंसेट मेरा पहला अपराध था। अब बात आई कंपेंसेशन पे। कंपेंसेशन अगर उसकी लिमिट से बाहर हुई तो क्यों आपका फिर से आपका न्याय प्रक्रिया बीच में इन्वॉल्व होगी? देखिए बात समझिए। कह रहा है भाई मैं नहीं दे सकता भरपाई, मुझे डाल दो जेल में, जो भी सजा जेल में डाल दो। जेल में डालने के बाद आपका रिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए बात समझिए। आपके केस सिनेरियो में तो हर केस में जेल में डाल रहा था, रिफॉर्मेशन नहीं होने से। हमारे केस सिनेरियो में कम से कम एक जवाब दीजिए ना, क्या आपका जेल में जाने का रिफॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? सुनिए मेरी बात, हमारे केस सिनेरियो में हो पाएगा कि अंत में कहेगा भाई देखो चॉइस तो मेरी थी जेल में आनी, तो मेरी चॉइस थी तो पूरी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। कंसेंट इन्फ्लुएंस होता है क्या? कंसेंट इन्फ्लुएंस होता है? कंसेंट इन्फ्लुएंस लीगल परव्यू में हर एक वयस्क व्यक्ति अपना कंसेंट खुद दे सकता है, उसके पास पूरा। अगर नाबालिग हो तो, अगर पीड़ित नाबालिग है तो क्या होगा? पीड़ित नाबालिग हो तो डिसाइड करेगा। पीड़ित नाबालिग हो तो उसके जीवन का जब तक वो बालिग नहीं होता तो हर केस में उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। इसमें अगर लेकिन वो पीड़ित है तो उसको न्याय मिलना उसका अधिकार है कि नहीं है? एक सिटीजन है कि नहीं है? वो नागरिक एक सिटीजन है कि नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ न्याय नहीं मिलना चाहिए उसे? मैंने कब कहा न्याय नहीं मिलना चाहिए भाई? मैंने कब कहा इसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? अच्छा क्राइम अगर इंडिविजुअल के साथ होता है वो समाज में कोई मैसेज संप्रेषित करता है? ये बस एक आइडिया है कि समाज क्या होता है। क्राइम करता इंडिविजुअल है, होता इंडिविजुअल के साथ है, पूरी प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में। समाज यहाँ पे देखिए, समाज का ये बस कंसेप्ट है कि समाज का असर पड़ता है, ये पड़ता है वो पड़ता है। इन सभी क्राइम्स को समाज कितना याद रखता है? समाज में पावर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। कोई हाई क्लास कोई लो क्लास है? हाई क्लास लो क्लास है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे हाई क्लास लोग, और अगर अपराधी हाई क्लास हो तो लो क्लास को इन्फ्लुएंस करेगा छूटने के लिए। अब नहीं अब मुझे इसका 15 सेकंड उत्तर देने की, ठीक है, कृपया करके, ठीक है। अब मुझे इसका उत्तर देना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे केस आपका यही आइडिया है ना कि भैया देखो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ये जो है आउट ऑफ कोर्ट उसे इन्फ्लुएंस कर देगा लो क्लास वाले बंदे को, और उसे कहेगा भाई तो कॉम्प्रोमाइज कर ले। ठीक है, यही आइडिया है ना, यही आर्गुमेंट है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपके केस सिनेरियो में अगर इन्फ्लुएंस करना है तो वो तो केस वापस लेने के लिए भी इन्फ्लुएंस कर देगा। तो बिना हमारे पूरे केस सिनेरियो के भी केस सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कोर्ट का दायित्व मूक बनना होता है कि समाज में रिफॉर्मेशन लाना होता है? ठीक है। अब मैं दोनों का उत्तर दूंगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा मुझे 20 सेकंड का टाइम दीजिएगा कंक्लूड करने, ठीक है। वापस प्रथम चीज, पहली चीज, हमारे केस सिनेरियो आपके केस सिनेरियो में ये चीज कॉमन है कि वो उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपके केस सिनेरियो में केस वापस लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो नेट पॉजिटिव आपके केस सिनेरियो प्रॉब्लम सॉल्व कहां हो रही है? हमारे केस सिनेरियो में कुछ परिप्रेक्ष्य में तो सॉल्व हो रही है, आपके से कुछ परिप्रेक्ष्य में तो सॉल्व हो रही है। आपके केस सिनेरियो में कहां प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? स्टेटस को में तो प्रॉब्लम है ही है ना भाई, उसके अलावा काफी सारी प्रॉब्लम्स में लेकिन सॉल्व हो रही है। दूसरी चीज, मूक दर्शक, कौन कह रहा है मूक दर्शक बन रहा है भाई? पूरी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के परव्यू में हुई है, पूरा कॉम्प्रोमाइज कोर्ट के परव्यू में हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज कितना नल एंड वर्ड होगा कि नहीं होगा अगर कंसर्न में दिक्कत आएगी, ये भी कोर्ट। धन्यवाद महोदय, आपका समय समाप्त होता है। धन्यवाद महोदय, आपका समय समाप्त। धन्यवाद।
अब अंतिम प्रश्नोत्तर राउंड के लिए मैं पक्ष दल से आग्रह करूंगा कि वे विपक्ष के किसी शेष वक्ता को सदन पटल पर बुला उनसे प्रश्नोत्तर करें। जी उपस्थित हूँ। ठीक है, अंकित आपके कोई प्रश्न है क्या, मैं पूछूं? अंकित? नहीं कुणाल, पूछिए, आप पूछ लो। ठीक है, मुझे विचार कहाँ से आते हैं? विचार व्यक्ति से आता है। विचार व्यक्ति से आता है ना, व्यक्ति में विचार कहाँ से आता है? दोनों ड्यूअल फ्लो होता है, समाज व्यक्ति समाज में, समाज व्यक्ति में भी आता है। डुअल व्यक्ति होता है। विचार मनस में हाँ ठीक है भाई, डुअल फ्लो होता है। विचार मनस में उत्पन्न होता है कि कहाँ उत्पन्न होता है? मैंने कहा तो विचार व्यक्ति के अंतर्मन से भी आ सकता है, बाहर से भी डिराइव हो सकता है। अंतर्मन से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, यही ना? हाँ। ठीक है, व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया में ज्यादा प्रबल कौन होता है, व्यक्ति स्वयं या फिर व्यक्ति का बाहर का स्टिमुलस? जो ये सोचने की क्षमता है ना, ये उसके साथ डिफाइन करता है कि वो किस मेंटल स्टेज में है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह उस मेंटल स्टेज में नहीं होता कि वो डिसाइड कर पाए खुद के लिए कि क्या उसे कंपनसेशन चाहिए। मैं आपसे ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए तो संस्था बनी है कि वो बता पाए कि क्या करना है इस कंडीशन में। ठीक है, व्यक्ति अगर मेंटल प्रेशर में होता है तो सोच नहीं पाता है ना, फैसले नहीं ले पाता है ना, यही कह रहे हैं ना? नहीं ले पाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जब भी मेंटल प्रेशर में हो नहीं ले पाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, इतने देर से डिबेट में आपने भी तो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रखा है, मैं कैसे सोच पा रहा हूँ फिर? मेंटल प्रेशर तो आपके आर्गुमेंट से अपराधी नहीं है, अपराधी थोड़ी है। आपको यहाँ पे आप भी एक हेल्दी मेंटल स्टेट में, मैं भी हेल्दी मेंटल स्टेट में, दोनों हेल्दी मेंटल स्टेट में, तभी तो हम तरक्की कर पा रहे हैं। ना पीड़ित है, ना मैं शोषक हूँ, ना आप शोषक है, ना मैं पीड़ित हूँ। नहीं सुनिए मैं पूछ रहा हूँ, कर रहे हैं। बोलने दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बात प्रिंसिपल की हो रही है। आपका ही आर्गुमेंट था ना कि मेंटल प्रेशर जब हो जाए तो प्रिंसिपल का आधार क्या है? अपराध है। प्रिंसिपल का आधार अपराध है, जिसको आप सुनिए तो नहीं, बात ये हो रही है कि मनुष्य के साइकोलॉजिकल फंक्शन की। अगर साइकोलॉजिकल फंक्शन में आपका क्लेम ये है कि प्रेशर में व्यक्ति कोई फैसले नहीं ले पाएगा, तो फिर मैं कैसे फैसला ले पा रहा हूँ? मैं भी तो प्रेशर में हूं। हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को, आप कॉन्टेक्स्ट को भूल रहे हैं। हमने हर तरह के प्रेशर में नहीं बोला। हमने क्या बोला कि हर जब प्रेशर, एक अपराध का प्रेशर, एक अपराधी का प्रेशर क्या होता है, एक पीड़ित का प्रेशर क्या होता है। जब पीड़ित, यहाँ पे हमको समझना पीड़ित की साइकी को समझना पड़ेगा कि पीड़ित जब एक व्यक्ति किसी सोच पाए। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी का कत्ल हुआ तो उसके जो आसपास के लोग देखने वाले होंगे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी ना फिर? अरे तो वही तो बात है ना। अब वो जो कत्ल, जो अपराध हुआ है, होगी कि नहीं होगी बताइए। यही समाज को पता था। अब समाज में और कोई व्यक्ति अपराध में उस कत्ल करने की हिम्मत ना करे, इसलिए क्या जरूरी है कि जो न्याय प्रक्रिया है न्याय प्रक्रिया उसको उपयुक्त वो कराए, दंड दे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अगर आपका यही आर्गुमेंट है कि अगर किसी का खून हुआ तो उसे देखने वाले व्यक्ति का भी मेंटल स्ट्रक्चर खराब हुआ, ठीक है, तो यानी कि वो भी कुछ दिनों के सदमे में रहेगा। लेकिन गवाही देने के लिए असम्पशन क्यों कर रहे हैं? हमको बात करते हैं, एक तरफ आप सदमे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात पीड़ित की है। पीड़ित नहीं होता है। अरे मेरा प्रश्न तो सुनिए ना, मैं क्या पूछता हूँ आपसे। आपका यही कह रहे हैं ना कि अगर क्राइम केस को देखने वाले का या महसूस करने वाले का प्रेशर मेंटल इतना होता है, सब में चला। अब मेरा अरे ठीक है, मैं बोलने तो दीजिए, सुनिए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वही बोल रहा हूँ कि पीड़ित तो व्यक्ति भी है जो देख रहा है, तो वो गवाही देने के लिए भी तो आप उसी देखने वाले व्यक्ति को बुलाएंगे जो मेंटल सदमे में है अभी, उस क्राइम को देख करके। अगर वह भी न्याय प्रक्रिया में मानता होगा तो वह पूर्णता के गवाही देगा कि हाँ मैंने अपराध होते हुए देखा है, ये गलत किया कि इसको एग्जैक्टली हमारा वही पॉइंट है कि आपका एजम्पशन है कि उस व्यक्ति इतना सदमे में होगा, न्याय प्रक्रिया में विश्वास ही हट जाएगा, उस पीड़िता का भी न्याय प्रक्रिया में विश्वास होगा। क्या बोल रहे हैं आप कॉमन व्यक्ति की साइकी को और पीड़ित की साइकी को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या दोनों पीड़ित नहीं है। एक आम व्यक्ति को एक हेल्दी मेंटल स्टेट में जिसको बात की चेतना है कि क्या सही क्या गलत है। यानी कि उस क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद व्यक्ति हेल्दी मेंटल स्टेट में रह सकता है, मानते हैं? कौन? वो जो क्राइम को देख रहा है, जिसके शर्ट पे भी बगल का खून लगा है,
वो भी क्या हेल्दी मेंटल स्टेट में रह सकता है? आप मानते हैं ना क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद भी? शर्ट पे खून लगना क्या बता, शर्ट का खून उसको पीड़ित को ले जाते हुए लग गया तो ये थोड़ी कि वो भी पीड़ित हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बात कह रहा हूँ, नहीं मैं बात कह रहा हूँ, उसने व्यू देखा, उसने वो व्यू देखा क्राइम का, तो सदमा तो उसे भी लगा ना। नहीं लगता है, नहीं ये सदमे वसदमे वाली बात नहीं होती है। वो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक है जो ये मानता है कि पीड़ित को सदमा लगाया आपने कैसे तय किया? रुके, फिर पीड़ित को सदमा लगाया आपने कैसे तय किया? कैसे तय किया पीड़ित को सदमा लगा? अरे पीड़ित को सदमा लगेगा हमने तो बताया ना क्या आपने किसी का बहुत जघन्य अपराध कर दिया, किसी का आपने किसी युवती का दुष्कर्म कर दिया, किसी व्यक्ति को आपने बहुत जघन्य अपराध किया तो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में भी तो उसकी ही बात मानेंगे ना। अरे जघन्य महोदय, धन्यवाद महोदय, हमारा चेन ऑफ क्वेश्चनिंग यही खत्म होता है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद महोदय। इसी के साथ प्रश्नोत्तर दौर भी खत्म होता है। अब हम प्रत्युत्तर वक्तव्य दौर की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए 1 मिनट की तैयारी का समय दोनों दलों को दिया जाता है। तैयारी के लिए आवंटित समय अब समाप्त होता है। मैं सर्वप्रथम विपक्ष दल से आग्रह करूंगा कि उनका कोई भी एक वक्ता सदन पटल पर आकर अपना 3 मिनट का प्रत्युत्तर वक्तव्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। जी क्या मैं श्रव्य दृश्य हूँ? जी महोदय। ठीक है, ठीक है। तो मैं 3 2 1 के साथ समय शुरू कर दीजिएगा अध्यक्ष महोदय। ठीक है, 3 2 1। सभा की गरिमा को अध्यक्ष महोदय उपनेता विपक्ष का पुनः नमन। अपने प्रत्युत्तर भाषण अध्यक्ष महोदय, इस पूरे वाद विवाद में कहीं ना कहीं पक्ष अपने पद से भ्रमित दिखता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं, हमारा विषय क्या था कि पीड़ित की सहमति से आप जो है अपराधी द्वारा इसको एक मुआवजा या कोई भी किसी तरह का भरपाई कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो और जो उसका पहला अपराध होगा। अब इस विषय की जो पक्ष में आता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं ये इस चीज में ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखते हैं कि उनके लिए वो कोर्ट को इन्वॉल्व कहाँ करेंगे। क्या वे कोर्ट को शुरुआत में इन्वॉल्व करेंगे? क्योंकि पहली स्पीच में कोर्ट शुरुआत में इन्वॉल्व नहीं होता है, दूसरी स्पीच में वो सारा प्रोसेस कोर्ट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे यही कहीं ना कहीं भ्रमित है कि इनके लिए वो प्रोसेस आएगा कहाँ से। हमने आपको क्या बताया कि हमारे बुद्धिजीवी होने के नाते हम सामाजिक उत्थान चाहते हैं, समाज में रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन वो आएगा, उसका स्रोत क्या होगा? उसका स्रोत होगी न्याय प्रक्रिया। न्याय प्रक्रिया के कौन शुरू करता है? वो करता है कोर्ट। और जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, कोर्ट का चलने का तरीका होता है, कोर्ट के चलने के सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं, जिसके आधार पे वो एक न्याय को एब्सोल्यूट चीज बनाता है, ना कि सब्जेक्टिव चीज। अब जब बात आती है भरपाई करने की, भरपाई के तौर पे ये समझते हैं कि भरपाई अपने इंडिविजुअल के तौर पे होगी, भरपाई जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी। और ये खुद मानते हैं अध्यक्ष महोदय कि भरपाई जो है व्यक्ति अगर नहीं भी कर पाएगा तो फिर उसको दोबारा कुछ कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो जब आपकी भरपाई ना करने के बाद जब दोबारा कोर्ट में जा रहा है, जब दोबारा उस रिफॉर्म के प्रोसेस जेल में जा रहा है, और ये जेल को मानते हैं कि जेल रिफॉर्म नहीं करती है, तो जिस रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हैं, जिस गांधी प्रिंसिपल की बात करते हैं, वही कहीं ना कहीं मुझे पूरा फ्लूइड दिखता है, जिस प्रकार से जो पक्ष अपनी जो बातों को सदन में स्थापित नहीं कर पाता। यहाँ पे समझना पड़ेगा, हमने आपको किस तौर पे बताया कि ये कहीं ना कहीं ये चीज को कहीं ना कहीं मानते जाते हैं कि जो पीड़ित होता है वह मेंटल साइकी में नहीं होता, कि खुद की हमने आपको उदाहरण भी दिया किस प्रकार से दुष्कर्म पीड़िता कोई होती है वह खुद की नहीं करती। हमने आपको नाबालिग का उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग है तो जो कि खुद मानते हैं कि नाबालिग का डिसाइड कोई और करता है। लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूज रहते हैं, एक पीड़ित की मानसिकता में, एक आम नागरिक की मानसिकता में, एक हेल्दी मेंटल स्टेट में और एक पीड़ित मेंटल स्टेट में, कि क्या एक अपनी आत्मबीती बताने में और खुद के लिए क्लेम करने में, दोनों हमने बताया कि दोनों में फर्क होता है। या जब आप एक पीड़ित के स्तर पे होते हैं तब आपको क्या कहते हैं, तब आपके पास इतना मेंटल स्टेट नहीं होता है कि आप अपने आप बता सके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चर कंसेंट की बात आती है। आपका जो कंसेंट है वो मैन्युफैक्चर किया सकता है। अब क्योंकि ये खुद मानते हैं कि समाज में दो तबके एग्जिस्ट करते हैं, इन्फ्लुएंशियल और ऑप्रेसर जो एग्जिस्ट करता है। तो जो
ऑपरेसर आ गया, उसके पास अगर धन बल है तो धन बल से कहीं ना कहीं अपने अपने उस पहले अपराध को बता के कहीं ना कहीं छूट जाएगा। और हमने बताया करना गलत है, अपराध अगर कीजिएगा तो आपको सजा मिलेगी। सजा मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो वहां से आपकी जो रिफॉर्मेशन चालू होती है। जेल को ये बोलते हैं, जेल में हमने आपको बताया कि जेल में किस प्रकार से रिफॉर्मेशन होते हैं, जेल में किस प्रकार से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, जिसके आधार पर जो है व्यक्ति वो निकलता है। और जो आत्मग्लानी बोलते हैं कि ये आत्मग्लानी आपको कंपेंसेट करके नहीं मिलेगी, उससे आपको उल्टा बढ़ावा मिलेगा। आत्मग्लानी आपको आएगी जब आप जेल में जाएंगे, जब आप मुख्य धारा से कट की जगह रहेंगे, आपको तब आत्मग्लानी आएगी कि हाँ आपने अपने अपराध किया। इसलिए जो सदन में विपक्ष को हमें मानते हैं कि विपक्ष अपनी बात ने ज्यादा स्थापित किया है कि हम ऐसे अधिकारों को हम देना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम इस विषय की महोदय आपका समय समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पक्ष दल से आग्रह करता हूं कि उनका कोई एक वक्ता सदन पटल पर उपस्थित हो। कि तार्किक बुद्धिजीवियों का सदन जो है वो पीड़िता की सहमति से अधिकार पे खेल रहा था। आपके महोदय स्क्रीन टाइमर शुरू कर दीजिए। हाँ, विपक्ष किन 2 लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन पे खेल रहा था। पहला लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन बोला है कि भाई इंस्टीट्यूशन का परव्यू नहीं होगा तो आप एनआरकी ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे। ठीक है, बहुत सारे आर्गुमेंट दिए उन्होंने। हमने कहा भाई इंस्टीट्यूशन का परव्यू क्यों नहीं होगा, ये सारा मैटर तो तब हो रहा है जब इन्वेस्टिगेशन हो गई और गिल्टी प्रूव्ड हो गया। तो यहां तक तो इंस्टीट्यूशन पूरा इन्वॉल्व था, तो इस कॉम्प्रोमाइज में भी तो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहेगा ना। तो उसके बाद डीएलओ का कोई काउंटर रिबटल नहीं आया। डीएलओ ने कहा कि पीएम ने नहीं बोला, डीपीएम। अरे पीएम के में इंप्लिसिट थी और डीपीएम को नया पॉइंट क्यों नहीं बोल सकता, पहले से डीपीएम मॉडल में क्यों नहीं ऐड कर सकता। दूसरी चीज, उसके बाद इसका कोई डायरेक्ट रिबटल नहीं आया हमारे इंस्टीट्यूशनल वाले रिफॉर्म वाले का। अब दूसरी चीज, कंसेंट मैन्युफैक्चर। अब महोदय एक बात समझिए, हम क्या कहें, क्लास स्ट्रक्चर तो समाज में है, इनके केस में भी, हमारे केस में भी, वर्तमान में है। जुडिशरी में केस चलते हैं, केस वापस लिए जाते हैं, दोनों केस सिनेरियो में है, इनके केस सिनेरियो में, हमारे केस सिनेरियो में भी है। तो कंसेंट मैन्युफैक्चर करवा के तो कोई आपसे केस भी वापस ले सकता है। तो अब ऐसे तो जुडिशरी का हर एक केस को आप कह देंगे कि भाई उसका कोई मतलब ही नहीं बन जाता, क्योंकि सामने वाले का कंसेंट मैन्युफैक्चर हो गया है, क्योंकि सामने वाला केस नहीं वापस ले सकता है, झूठी गवाही दे सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि किसी का कंसेंट मैन्युफैक्चर हो सकता है, एक, किसी की गवाही डायल्यूट हो सकती है, 2, इस कारण से, प्रथम चीज, इस कारण से आप पूरे जुडिशियल सिस्टम में सवाल तो नहीं खड़ा कर। तो हमारा मेन आर्गुमेंट क्या है कि इनके केस सिनेरियो में प्रॉब्लम कहीं सॉल्व नहीं हो रही है। हमारे केस सिनेरियो में ये है कि ठीक है ये सब चीजें एग्जिस्ट हो सकती है, लेकिन वो अदरवाइज भी एग्जिस्ट होंगी। हमारा केस सिनेरियो नहीं रहेगा तो भी अदरवाइज एग्जिस्ट होंगी। तो नेट ठीक है, इस पॉइंट पे अगर न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन नेट पॉजिटिव हमारे केस में आ रहा है। अब जैसे कि यही मैं सेम आइडिया मैं दूसरा आर्गुमेंट पे लगाना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भाई देखो, आप जो है जेल में जाके तो वापस से उस साइकिल ऑफ वायलेंस में फंस जाओगे। हम क्या कह रहे हैं, जेल में तो आप वैसे, आपके केस सिनेरियो में तो जेल में तो हर बार जाने वाले थे। अरे हमारे केस सिनेरियो में एक बार चॉइस का कंसेप्ट आ रहा है, न्याय की चॉइस का कंसेप्ट आ रहा है, सामने पीड़िता का कंसेंट की बात की जा रही है। तो हमारे केस सिनेरियो में एक थोड़ा सा नेट पॉजिटिव तो हो रहा है ना। आपके केस सिनेरियो में तो हर बार जेल में जा रहा था, हमारे केस सिनेरियो में तो ठीक है, एक बार चॉइस का कंसेप्ट है और लास्ट में जेल में जा रहा है। ठीक है, हमारे केस सिनेरियो में तो ये है कि एक नेट पॉजिटिव तो है हमारे केस में। उसके बाद हमने कहा कि न्याय फाइनेस्ट फॉर्म में तब होता है जब सामने वाला पीड़िता भी उसे संतुष्ट हो। अब प्रथम चीज, इसका एक भी काउंटर डेफिनेशन नहीं आया कि क्यों होगा ऐसा। और हमारे केस में प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है पीड़िता की, क्योंकि सहमति ज्यादा है तो संतुष्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये भी कोई काउंटर नहीं आया। और लास्ट में इन्होंने कहा कि लास्ट में द प्लेन एजम्पशन है कि जो भी पीड़िता होगी उसका साइकिक स्ट्रक्चर इतना डिस्ट्रॉयड होगा कि किसी भी केस सिनेरियो में उसका कॉम्प्रोमाइज होगा वो मैन्युफैक्चर्ड ही होगा। प्रथम चीज, ये एक एजम्पशन है कि जो, अब इससे अगर ऐसे होगा तो दुनिया की कोई भी रेप विक्टिम तो अपने खिलाफ आवाज ही नहीं उठा पाती, क्योंकि बेचारे का साइकिक स्ट्रक्चर इतना डिस्ट्रॉयड होगा। हम ये नहीं कह रहे कि साइकिक स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, लेकिन इतना डिस्ट्रॉयड होगा कि वो लीगल में कुछ एक्शन ही नहीं ले पाएगी। इतना डिस्ट्रॉयड होगा तो फिर उसने एफआईआर कैसे किया, इतना डिस्ट्रॉयड होगा तो आगे लड़ कैसे रही, ऐसे तो रेप पे कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये केस सिनेरियो, ठीक है, तो हमारा यही आर्गुमेंट है। और महोदय का समय समाप्त। धन्यवाद महोदय। इसी के साथ तर्क वितर्क की यह कड़ी यहाँ पर समाप्त होती है। दोनों ही दलों को सदन के विषय पर रोचक तर्क वितर्क व बहस के लिए हमारी शुभकामनाएं।
अब मैं अधिनिर्णायक मंडली से निवेदन करता हूं कि वे कुछ समय लेकर अपना निर्णय निश्चित कर लें।